यूनिवर्सल्स अल्टीमेट बॉस। अध्याय 391। प्लूटो फ्लैश स्टार। कॉन्फ्रेंस रूम। सभी पार्टियों ने वांग हाओ की कड़ी निंदा की, लेकिन वांग हाओ ने उन्हें नज़रअंदाज करना चुना, कभी कभी कहते हुए कियान वानयांग, इसे 10 गुना बढ़ा दो। गुवान तियान ने ठंडी आवाज़ में धमकी दी, वांग हाओ, किसी को भी हद पार नहीं करनी चाहिए, वरना कुछ बुरा हो सकता है। खड़खड़। उसके बोलने से पहले ही तलवार की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। अगले ही पल वहां मौजूद सभी लोगों ने एक धुंधलापन देखा और वांग हाओ एक परछाई में बदल गया। उसके हाथ में एक विशाल तलवार थी जिससे एक चकाचौंध करने वाली शानदार तलवार की रोशनी निकल रही थी। तलवार की छाया की धारें लगातार हल्की बारिश की तरह थीं और भयानक तलवार की ऊर्जा एक लंबे इंद्रधनुष की तरह सीधे गुवान तियान की ओर बढ़ी। भयानक। वहां मौजूद सभी लोगों ने इस तलवार को देखा और उनके चेहरे के हाव भाव तुरंत गंभीर हो गए। ये तलवार अविश्वसनीय रूप से तेज थी, इसकी ठंडक 9 प्रांतों तक पहुंच रही थी। गुवान तियान का चेहरा एकदम बदल गया। सोचने का समय न होने के कारण वह तेजी से पीछे हटा और दुश्मन का सामना करने के लिए अपनी लंबी तलवार निकाली। खड़खड़। धातु टकराने की तेज आवाज आसमान में गूंजी और चिंगारियों की एक लड़ी निकली और बिखर गई। वांग हाओ के होंठ हल्के से मुड़े। चमकती तलवार की रोशनी रात को चीरती हुई एक जबरदस्त बिजली की तरह थी, एक सुंदर रास्ता बनाते हुए, और शानदार तलवार की रोशनी एक तैरते हुए ड्रैगन की तरह थी। उसी समय उसके शरीर की असली शक्ति विशाल तलवार में समा गई, जिससे एक तेज तलवार की ऊर्जा बनी। इससे पैदा होने वाला दबाव एक तेज धार वाले ब्लेड जैसा था, जिससे आसपास के लोगों के गालों में जलन होने लगी। अगर दूसरों का ये हाल था तो गुवान तियान का क्या हाल होगा, जो सीधे इसका सामना कर रहा था। गुवान तियान की पुतलियां सिकुड़ गईं। एक पल में टकराने वाली तलवार की ऊर्जा एक बड़े पहाड़ के गिरने जैसी थी, जिससे उसकी दाहिनी बांह कुछ सुन्न महसूस हुई। उसी समय एक जबरदस्त असली शक्ति दोनों तलवारों के मिलन बिंदु से लगातार उसके शरीर में समा रही थी। हेवनली ओवरलॉर्ड फोर्स। गुवान तियान के माथे से पसीने की एक बूंद टपकी। वह असल में भूल गया था कि वांग हाओ को हेवनली ओवरलॉर्ड फोर्स पता है, और वह तो महारत के भयानक स्तर तक पहुंच चुका था। वांग हाओ के होंठ हल्के से मुड़े और उसने ताना मारा, भले ही तुम्हारी साधना मार्शल किंग तक पहुंच गई हो, अगर तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत की तो नतीजा ये होगा। फट जाओ। एक जोरदार धमाके के साथ गुवान तियान ने एक दर्दनाक चीख मारी, उसकी लंबी तलवार जमीन पर गिर गई और उसका पूरा हाथ सीधे कंधे से अलग हो गया, खून तुरंत बाहर निकलने लगा। वांग हाओ ने तलवार घुमाई और धीरे धीरे गुवान तियान की ओर बढ़ा। ये देखकर कि कुछ गड़बड़ है, लिंग शियाओ जल्दी से आगे बढ़ा और वांग हाओ को रोकते हुए फुसफुसाया, छोटे भाई, गुवान तियान गुवान परिवार का भविष्य का उत्तराधिकारी है। अगर तुम उसे मार दोगे तो गुवान परिवार इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब डार्क एल्वेस लालच भरी नज़रों से देख रहे हैं। अगर इस समय हमारे बीच अंदरूनी लड़ाई हुई तो ये सबके लिए बुरा होगा। वांग हाओ ने एक पल सोचा और महसूस किया कि लिंग शियाओ सही कह रहा था। उसकी यंग मार्शल आर्मी ने अभी तक अपनी पूरी युद्ध शक्ति हासिल नहीं की थी। अगर दुनिया में अराजकता फैल गई तो उसे फायदे उठाने और अपनी सेना को मजबूत करने के लिए एक स्थिर माहौल नहीं मिलेगा। इसलिए यंग मार्शल आर्मी के अपनी युद्ध शक्ति बनाने से पहले शांत रहना बेहतर था। हालांकि यंग मार्शल आर्मी के अपनी युद्ध शक्ति बनाने के बाद गुवान तियान की तो बात ही छोड़ो, यहां तक कि उस बूढ़े कछुए गुवान शिनशोंग को भी वह बिना किसी झिझक के मार देगा। ये सोचते हुए वांग हाओ ने अपनी विशाल तलवार वापस रख ली और गुस्से में कहा, मेरा मूड खराब है, इसे और 500 गुना बढ़ा दो। वहां मौजूद सभी लोग नाराज थे। जिसने तुम्हें धमकी दी थी वह गुवान तियान था, वे नहीं, तो उन्हें सामूहिक रूप से 500 गुना क्यों बढ़ाना चाहिए। रिपोर्ट। एक सैनिक रिपोर्ट करने आया और उसने जल्दी से कहा, कुछ बुरा हुआ है। 200 मिलियन एलियन सेना अपनी पूरी ताकत से हमला कर रही है। क्या? वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। एलियंस को इस समय अपनी पूरी सेना के साथ हमला करने की हिम्मत किसने दी? क्या उनके पास इस बड़ी लड़ाई को जारी रखने के लिए अभी भी सैन्य सामग्री है? वांग हाओ के होंठ हल्के से मुड़े, मैंने अब फैसला कर लिया है, इसे 1000 गुना बढ़ा दो। लानत है। वहां मौजूद सभी लोग खुद को कोसने से रोक नहीं पाए। ये कमीना मरता क्यों नहीं? ये तो बस आग में घी डालने जैसा है, और यह जानलेवा लूट है, ऐसी लूट जिसमें बचने का कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा जाता। लिंग शियाओ ने वांग हाओ को खींचा और धीमी आवाज में पूछा, छोटे भाई, क्या तुमने नियुगी और दूसरों से कहा था कि वे एलियन जाति को धोखा देकर उन पर पूरा हमला करवाएं? वांग हाओ ने सिर हिलाया। हालांकि मिनोटॉस को इस बार बहुत सारा सामान मिला है और वे ज्यादा मजबूत हो गए हैं, लेकिन ये पूरी एलियन जाति को प्रभावित करने से बहुत दूर है। मुझे लगता है कि एलियन की तरफ कुछ बदल गया है। लिंग शियाओ ने सिर हिलाया और पूछे बिना नहीं रह सका, तो भी तुम इतनी ज्यादा कीमत बढ़ाने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? हिम्मत न करने की क्या बात है? वांग हाओ ने हाथ हिलाया, वहां मौजूद सभी को देखा और जोर से कहा, अगर सच में कुछ होता है तो हम स्पेस जेम का इस्तेमाल करके चले जाएंगे।
इन बेवकूफ़ों का साथ देने के लिए यहाँ कौन रुकेगा। ये सुनकर सभी के चेहरे काले पड़ गए। हर साल आसमान इतने सारे शेखी बघारने वालों पर बिजली गिराता है, लेकिन इस कमीने पर क्यों नहीं गिराता? क्या आसमान यह नहीं देखता कि यह कमीना खुलेआम अपनी दौलत दिखा रहा है और शेखी बघार रहा है? और अगर कुछ हुआ तो स्पेस जेम से चले जाएंगे। पूरी इंटरस्टेलर फेडरेशन में सिर्फ 20 से ज़्यादा हैं और पूरी इंसान जाति में 50 से भी कम हैं। ये कहकर क्या तुम्हें चोरों का निशाना बनने का डर नहीं लगता? हुआंग वेई का चेहरा ठंडा था। वांग हाओ, अब एलियन सेना जोर शोर से आ रही है। अगर तुमने खाना नहीं दिया और इंसान जाति हार गई तो तुम इंसान जाति के हमेशा के गुनहगार बनोगे। वांग हाओ ने हुआंग वेई को बीच की उंगली दिखाई, फिर दरवाजे के बाहर जाकर 6 लाख यंग मार्शल आर्मी से चिल्लाकर पूछा, उन्हें बताओ इस मार्शल का निकनेम क्या है? यंग मार्शल आर्मी तुरंत कंफ्यूज हो गई। क्या उन्हें सच बताना चाहिए या नहीं? जब यंग मार्शल आर्मी ने वांग हाओ की बेसब्र आंखें देखीं तो बिखरी हुई आवाजें आईं, बड़ा धोखेबाज। वांग हाओ ने संतुष्टि से सिर हिलाया, उन्हें फिर से बताओ, मेरा निकनेम क्या है? यंग मार्शल आर्मी ने एक साथ कहा, बेशर्म। वांग हाओ बहुत संतुष्ट था और उसने आगे कहा, उन्हें बताते रहो, मेरा इंटरस्टेलर सर्टिफिकेशन क्या है? यंग मार्शल आर्मी ने दिल तोड़ने वाली आवाज में चिल्लाया, गुजरते हंसों के पंख नोचने वाला छोटा सज्जन, चक्की पीसने के बाद गधे को मारने वाला सच्चा खलनायक। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और काफी देर तक ठीक नहीं हो पाए। अब उन्होंने सच में दुनिया देख ली थी। पता चला कि वांग हाओ का बेशर्मी का लेवल दुनिया को पहले से ही पता था, बस उन्हें अभी तक ये पता नहीं था। वांग हाओ ने हुआंग वेई को उकसाने वाली नज़र से देखा, जवान आदमी, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे हमेशा के पापी के टाइटल की परवाह है? हुआंग वेई के पास कोई जवाब नहीं था। ये किस तरह का इंसान है? दूसरे सुपर जीनियस अपनी इज्जत के लिए, भले ही उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा अच्छा काम किया हो, तुरंत उसे हर जगह बता देते थे, ये चाहते हुए कि पूरी दुनिया उन्हें जेंटलमैन का टाइटल दे। लेकिन वांग हाओ अलग था। उसे इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं थी और ऐसा लगता था कि अगर उसकी इज्जत खराब भी हो जाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पूरी सेना को भी पता था कि उसका निकनेम बड़ा धोखेबाज और उसका निकनेम बेशर्म था। ऐसे बेशर्म इंसान का सामना करते हुए जिसे इज्जत की परवाह नहीं थी, वहां मौजूद सभी लोग भी मान गए। उनके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसी समय एक जवान आदमी कॉन्फ्रेंस रूम में आया, वांग हाओ, कीमत वैसी ही है जैसा तुमने कहा था। मुझे 1 लाख लोगों के लिए 5 दिन का खाना चाहिए। वांग हाओ की आंखें चमक उठी, मैं इस भाई को कैसे बुलाऊं? आपकी दरियादिली सच में कमाल की है। पहली नज़र में ही आप साफ तौर पर एक अमीर खानदान के नए नए अमीर लगते हैं। लिंग शियाओ ने बताया, इस आदमी का नाम गो युक्सुआन है, याओटियन फेडरेशन में रेक कंपनी का यंग मास्टर। रेक कंपनी? वांग हाओ की आंखें और भी ज्यादा चमक उठीं। अगर उसे सही याद था तो याओटियन फेडरेशन में रेक कंपनी इंटरस्टेलर फेडरेशन में स्काईफायर कंपनी के बराबर थी। इसका मतलब यह भी था कि यह एक बहुत बड़ा सोने का सुआ था। उसे मारकर उसका पेट जरूर भर जाएगा। गो युक्सुआन ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, वांग हाओ, हम लड़ाई से ही जान पहचान कर पाए हैं, है ना? लड़ाई से ही जान पहचान हो गई। वांग हाओ कंफ्यूज्ड लग रहा था। क्या उसने इस सुनहरे सुअर से लड़ाई की थी? उसे याद क्यों नहीं आया? लिंग जियाओ ने समझाया, जूनियर ब्रदर, तुम्हें उसके बारे में सुनना चाहिए था। वह पिछले कंपटीशन का 20 टैमा है। तुम वही 20 टैमा हो। वांग हाओ ने गो युक्सुआन को देखा और नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारी कीमत 5000 गुना ज्यादा है। खांसी खांसी। गो युक्सुआन का गला भर आया और वह खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, मेरी कीमत उनसे ज्यादा क्यों है और इतनी ज्यादा क्यों? वांग हाओ ने होंठ सिकोड़े, पिछली बार कंपटीशन के दौरान तुमने मुझे घात लगाकर हराया था। मैंने अभी तक तुमसे वह हिसाब बराबर नहीं किया है। पैसे देकर इसे सुझाने देना पहले से ही बहुत बड़ा दिखावा है। अगर तुम तैयार नहीं हो तो यह आदमी तुम्हारी किस्मत बनेगा। बोलने के बाद उसने गुवान तियान की ओर इशारा किया, जिसका एक हाथ और एक पैर कटा हुआ था और वह बुरी तरह चिल्ला रहा था। गो युक्सुआन की आंख फड़क गई। वांग हाओ की बेशर्मी सच में अफवाहों से भी ज्यादा जबरदस्त थी, जिससे इम्प्रेस हुए बिना रहना नामुमकिन था। खांसी खांसी। गो युक्सुआन खांसते हुए फुसफुसाया, भाई वांग हाओ, मुझे पता है कि तुम्हें ली युनयांग से कोई शिकायत है, इसलिए पिछली बार मैंने उसे खास तौर पर हैप्पी ग्रास दिया था, जिससे वह और कुला एक साथ आ गए थे। वांग हाओ ने गो युक्सुआन को ध्यान से देखा, अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतनी अच्छी तरह समझते हो। गो युक्सुआन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जब से मैंने सुना है कि भाई वांग ने जेमिनी पर हंगामा किया है, मैंने भाई वांग के बारे में हर तरह की जानकारी पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। वांग हाओ 2 कदम पीछे हटा और सावधानी से कहा, तुम बिना वजह मेरे बारे में जानकारी क्यों इकट्ठा कर रहे हो? तुम्हारे मन में मेरे बारे में कोई गलत विचार तो नहीं है ना? गो युक्सुआन ने जल्दी से हाथ हिलाया, गलत मत समझना, मैं झुका हुआ नहीं हूं।
मैं बस ये जानना चाहता था कि भाई वांग ने मिलिट्री स्टार के डिफेंस सिस्टम को कैसे तोड़ा। वांग हाओ ने समझ में सिर हिलाया। तो यही वजह थी। हालांकि ये बात समझ में आती है। रेक कंपनी और स्काईफायर कंपनी दोनों हथियार बेचती थीं। मिलिट्री स्टार के डिफेंस सिस्टम में सेंध लगने के बाद वे भी कुछ हद तक जिम्मेदार थे। अब मामले की सच्चाई जानना समझ में आता है। वांग हाओ ने गो युक्सुआन की तरफ देखा। यंग मैन, अगर तुम मेरा खास सीक्रेट स्किल जानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। गो युक्सुआन ने बड़े जोश के साथ कहा, मैं वो अनाज खरीदूंगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, ऑडियंस में मौजूद सभी लोग तुरंत पीले पड़ गए। कोई सच में इतनी ज्यादा कीमत पर खरीद रहा था। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इसे खरीदना चाहिए? हम इसे कैसे खरीद सकते हैं? कई हजार गुना कीमत पर। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं? लेकिन अगर हम नहीं मानेंगे तो हम नीचे कैसे लड़ेंगे? मेरी गांड मारो, मैं सीधे घर जा रहा हूं। अगर वांग हाओ बेशर्म हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? हाँ, हम घर जा रहे हैं। ये हमारी गलती नहीं है कि ऐसा हुआ। अगर ऊपर वाले इसकी जांच करते हैं तो हम सब वांग हाओ पर डाल देंगे और उसे दोष लेने देंगे। क्या तुम सब बेवकूफ़ हो? तुम्हें अब मिलिट्री मेरिट नहीं चाहिए? हाँ हाँ, अगर हम चले गए तो क्या इससे सिर्फ वांग हाओ को फ़ायदा नहीं होगा? मेरी गांड मारो, मुझे नहीं लगता कि वांग हाओ के कम लोगों के साथ वह 100 मिलियन से ज़्यादा एलियंस की सेना का सामना कर सकता है। लिंग जियाओ ने धीमी आवाज़ में पूछा, जूनियर ब्रदर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है? अगर यह ठीक नहीं है तो बस इसे ठीक कर दो। वांग हाओ ने होंठ सिकोड़े और वहां मौजूद सभी लोगों को नफरत भरी नज़र से देखा। तुम कायरों के झुंड, इंसानियत के जिंदा रहने के इस मुश्किल समय में तुम्हें सिर्फ अपने फ़ायदों की फिक्र है। तुम सच में इंसानियत के लिए बेकार हो, एक शर्म की बात हो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, ऑडियंस में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ये बदमाश किसके बारे में बात कर रहा था? कौन अपने फ़ायदों के लिए परेशान था और कौन इंसानियत का बेकार था? क्या इस बदमाश को कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी? तुम क्या देख रहे हो? क्या तुमने कोई नेशनल हीरो नहीं देखा? वांग हाओ ने गर्व से अपना सिर उठाया और खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा, 20 मिलियन एलियंस को मारने की अपनी मिलिट्री काबिलियत से मैं एक पक्का नेशनल हीरो हूं। तुम बदमाशों के झुंड से मेरी तुलना कैसे की जा सकती है जिनकी कोई मिलिट्री अचीवमेंट नहीं है? लिंग जियाओ, जिया वेईवेई, लेजुवान, जू कियानकिन और दूसरों के पसीने छूट गए। पूरी इंसानी सेना को धोखा देने के बाद भी वह इतना नेक और बेशर्म कैसे हो सकता है और खुद को नेशनल हीरो भी दिखा सकता है, जबकि बाकी सब बेकार हो गए। सच में, काले और सफ़ेद को घुमाने की उसकी काबिलियत से इम्प्रेस हुए बिना रहना सच में नामुमकिन था। और क्या इस बदमाश में कोई ईमानदारी थी? वहां मौजूद सभी लोगों ने वांग हाओ को घूरा। अगर आंखों से मार सकता तो वांग हाओ अनगिनत बार मारा जा चुका होता। हालांकि वांग हाओ की बातों ने उन्हें याद दिला दिया, अगर वे अभी पीछे हटते तो दुश्मन के सामने हार मानने का नाम पक्का उन पर लग जाता। और वांग हाओ 20 मिलियन एलियंस को मारने की अपनी मिलिट्री काबिलियत के साथ अगर वापस भी आ जाता तो वह लोगों का पसंदीदा हीरो होता और दुनिया उसे चाहती। इसके अलावा अगर कोई मुसीबत खड़ी करे और कहे कि वांग हाओ को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उन्होंने उसे नीचे खींच लिया था, तो वांग हाओ की महानता को दिखाने के लिए दुनिया निश्चित रूप से उनका मजाक उड़ाएगी। ये सोचकर वहां मौजूद सभी लोगों को नफरत हो रही थी। इस बदमाश ने पहले उन्हें धोखा दिया जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ, और अब वह उन्हें अनाज खरीदने के लिए मजबूर करने की पूरी कोशिश कर रहा था। सच में दुनिया का सबसे घटिया इंसान। वांग हाओ, हम यह अनाज खरीदेंगे, हुआंग वेई ने दांत पीसते हुए कहा। बहुत देर हो चुकी है। वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया। जब तुम अभी खरीद रहे थे तो यह 1000 गुना कीमत पर था, लेकिन अब अगर तुम खरीदना चाहते हो तो ये 100,000 गुना होगा। क्या? वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। 100,000 बार? ये बदमाश ऐसा कैसे कह सकता है? ये तो साफ तौर पर खुली लूट थी। हुआंग वेई ने गहरी सांस ली। वांग हाओ, तुम बहुत बेरहम हो। मैं अब तुमसे मोलभाव नहीं करूंगा। मैं तुम्हें एक टॉमहॉक क्लास बैटलशिप दूंगा और तुम मुझे सारा अनाज दोगे। लिंग जियाओ ने वांग हाओ को थम्स अप दिखाया, जिससे उसकी तारीफ जाहिर हुई। उसने कभी नहीं सुना था कि टॉमहॉक क्लास जैसे टॉप टियर बैटलशिप के बदले 200 मिलियन सैनिकों के लिए 5 दिन का खाना बदला जाए। बेशक, अगर ये लोग पैसे के मामले में ज़्यादा सीधे होते तो अनाज के इतने ऊंचे दाम नहीं होते। कोई बात नहीं, पैसे और सामान का लेन देन हाथ से होता है। वांग हाओ थोड़ा मुस्कुराया और फिर दोनों तरफ से लेन देन शुरू हो गया। गो युक्सुआन आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। सच में, जब कोई इंसान बेशर्म होता है तो उसे कोई हरा नहीं सकता। इस दुनिया में जब तक आपकी चमड़ी काफ़ी मोटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। रिपोर्ट। एक सैनिक रिपोर्ट करने आया, कुछ गड़बड़ है।
हमें अभी खबर मिली है कि एलियंस अपनी पूरी सेना के साथ इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि उनके 2 पुराने पूर्वज हैं जो दूसरे स्टार सिस्टम से लौटे हैं, और ये 2 पुराने पूर्वज मार्शल सेंट के दायरे में घुस आए हैं। मार्शल सेंट, ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। अगर दुश्मन की कल्टीवेशन मार्शल सेंट लेवल तक पहुंच गई थी तो अपनी मौजूदा ताकत से वे सीधे मौत के मुंह में जा रहे थे। इसके अलावा अगर इन दोनों मार्शल सेंट्स का स्वागत करने के लिए सभी मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया जाता तो शायद उनका एक बाल भी बांका नहीं होता। अब ऊपर वालों को इमरजेंसी सिग्नल भेजने की बात करें तो ये साफ तौर पर बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार दूर का पानी पास की आग नहीं बुझा सकता। भले ही किसी मार्शल सेंट की कल्टीवेशन आसमान छूने वाली हो, यहाँ पहुंचने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। कॉन्फ्रेंस रूम में अलग अलग गुट गहरी सोच में डूबे हुए थे, साफ तौर पर सोच रहे थे कि आगे क्या करना है। आखिरकार उनके पास मार्शल सेंट लेवल के लोगों से निपटने का कोई असली तरीका नहीं था। लेक्सुआन ने वान हाओ की आस्तीन खींची और पूछा, अब हम क्या करें? वान हाओ ने एक भान उठाए। जैसा कि उम्मीद थी, तुम मेरे दिल में सबसे ज़रूरी इंसान हो। जब खतरा आता है तो तुम सबसे पहले मेरे बारे में सोचती हो। लेक्सुआन ने आंखें घुमाईं। इतना आत्ममुग्ध होना बंद करो। मुझे बस लगता है कि अच्छे लोग ज़्यादा दिन नहीं जीते, लेकिन बुरे लोग 1000 साल तक जीते हैं। अगर यहाँ कोई बचने वाला है तो वह पक्का तुम ही हो। हे, ज़ुकियानकिन ने अपना मुंह ढका और हंसी। वह बात बिल्कुल सही थी। मेरी प्यारी लेक्सुआन, तुमने सच में मेरे दिल को चोट पहुंचाई। वान हाओ ने आह भरी। ज़ुकियानकिन को दिलासा देने के लिए गले लगाना चाहता था, लेकिन वह जल्दी से दूर हट गई, जिससे वान हाओ काफ़ी निराश हो गया। ज़ूका पे छोटी ई की मात्रा या प्या की मात्रा न किन मुस्कुराए और पूछे बिना नहीं रह सकी, वान हाओ, मुझे बहुत उत्सुकता है। इतने सारे लोगों को धोखा देने के बाद क्या तुम्हारा ज़मीर कभी तुम्हें कचोटता है? बेशक कचोटता है। हर बार जब मैं किसी को धोखा देता हूँ तो वह पछतावा, वह आत्मनिंदा, एक अच्छा इंसान बनने का वह दृढ़ संकल्प। मैं तुम्हें बताने से नहीं डरता, यह मुझे डराता भी है। वान हाओ ने आह भरी, फिर गर्व से मुस्कुराया। लेकिन किसी को धोखा देने से पहले वह घमंड, वह आत्मविश्वास, वह जोश, वह रोमांच, यह मुझे भुला देता है कि मैं कौन हूँ। इसलिए आत्मनिंदा और रोमांच के बीच मैंने रोमांच को चुना। ज़ुकियानकिन और लेक्सुआन दोनों ने आंखें घुमाईं। उस सारी बकवास का मतलब बस यही था कि लोगों को धोखा देने में उस पर कोई दबाव नहीं था और उसका ज़मीर कुत्तों ने खा लिया था। केयान वानयांग वान हाओ के पास आया और फुसफुसाया, बॉस, न्यू क्यूई ने अभी एक मैसेज भेजा है जिसमें हमें जल्दी निकलने के लिए कहा है। उसने कहा कि एलियन मार्शल सेंट ने खुद कदम उठाया है और शायद वह जल्द ही यहाँ होगा। इतनी जल्दी? वान हाओ चौंक गया। फिर उसने लिंग शियाओ, केयान वानयांग, चेन याओ और दूसरों को अपने पीछे आने का इशारा किया। ज़ुकियानकिन ने वान हाओ की पीठ को जाते हुए देखा और पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? लेक्सुआन ने एक पल सोचा। चलो वान हाओ का पीछा करते हैं। उस आदमी के पास बहुत सारी तरकीबें हैं। भले ही वह एलियंस को भगा ना पाए, लेकिन वह निश्चित रूप से खुद को बचा सकता है। ज़ुकियानकिन ने सिर हिलाया, मुड़ी और शिया वेईवेई के पास गई, फिर शिया वेईवेई को खींचा और एक बड़ी बिल्डिंग की ओर तेजी से बढ़ी। वह पोशन गिल्ड का टेम्पररी बेस था और माई मिंग मैंग अंदर पोशन बना रही थी। अब जब वे जगह खाली कर रहे थे तो उन्हें उस छोटी लड़की को भी अपने साथ ले जाना था। गो युक्सुआन ने माथे पर बल डाले, मैसेज भेजने के लिए अपने स्मार्ट ब्रेसलेट पर टैप किया और फिर जल्दी से वहां से चला गया, लेकिन उसने वान हाओ का पीछा नहीं किया। कुछ ही देर में वान हाओ के 10 करेज क्लास बैटलशिप, साथ ही नया मिला एक्स क्लास बैटलशिप, सभी उड़ गए और अंधेरे ब्रह्मांड की ओर बढ़ गए। उसी समय यंग मार्शल की सेना के पीछे स्काईफायर कंपनी, एडवेंचरर्स गिल्ड और पोशन गिल्ड के बैटलशिप भी थे। गड़गड़ाहट। लेकिन वान हाओ के जाने के तुरंत बाद गड़गड़ाहट की आवाज़ें गूंजीं। इंसानी गुट चौंक गए। उन्होंने ऊपर देखा और कई एलियंस के साथ मिसाइलों की एक घनी बौछार तेजी से गिरती हुई देखी। अच्छा नहीं, एलियंस हमला कर रहे हैं। सभी घबराकर चिल्लाए, फिर जल्दी से अपने अपने स्पेसक्राफ्ट की ओर भागे और जवाबी हमले की आवाज़ भी गूंजी। तुरंत आसमान स्पेसशिप से भर गया, ज़मीन हर जगह युद्ध का मैदान बन गई और एलियंस पागलों की तरह इंसानी बेस कैंप में घुस गए और पागलों की तरह मारकाट मचाने लगे। यंग मार्शल की सेना करेज क्लास बैटलशिप पर केयान वानयांग ने रिपोर्ट किया, बॉस, ये बुरा है। एलियन मार्शल सेंट ने एक बड़ी सेना के साथ प्लूटो फ्लैश स्टार पर हमला किया है। इंसानी गुट घबरा कर भाग रहे हैं। वान हाओ ने माथे पर बल डाले और पूछा, इस एलियन मार्शल सेंट के साथ क्या हो रहा है? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि उनकी सबसे ऊंची कल्टीवेशन सिर्फ मार्शल किंग लेवल 9 थी? लिंग शियाओ ने समझाया, एलियन स्टार सिस्टम की स्पेस बैरियर सिर्फ मार्शल किंग लेवल 9 के हमलों को झेल सकती है, इसलिए कई एलियंस जिनकी कल्टीवेशन मार्शल किंग लेवल 9 तक पहुंच गई थी, वे ऊंचे ब्रेकथ्रू की तलाश में स्पेसशिप से एलियन स्टार सिस्टम छोड़कर चले गए।
हालांकि लौटने वालों की संख्या बहुत कम है। पिछले 1000 सालों में हमेशा कुछ एलियंस ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपना नाम बनाने में कामयाबी हासिल की है। वांग हाओ ने सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या नियू क्यूई और दूसरों ने इन 2 एलियन मार्शल सेंट्स के बारे में कोई जानकारी वापस भेजी है? चेन याओ ने जल्दी से कहा, बॉस, ये दोनों एलियन मार्शल सेंट एक सेंटौर जाति का है। उनका ऊपरी शरीर इंसानों जैसा है, लेकिन उनकी सिर्फ एक आंख है और उनका निचला शरीर 4 पैरों वाले घोड़े जैसा है। दूसरा मार्शल सेंट स्काई ड्रैगन जाति का है। वे छिपकली जैसे दिखते हैं लेकिन जोर देकर कहते हैं कि वे ड्रैगन जाति के वंशज हैं। सेंटौर जाति, स्काई ड्रैगन जाति। लिंग शियाओ ने माथे पर बल डाले। अगर मुझे सही याद है तो सेंटौर जाति की जन्मजात शक्ति डिवाइन आई है। ये भयानक जानलेवा शक्ति वाली मौत की किरण छोड़ सकती है। स्काई ड्रैगन जाति की जन्मजात शक्ति गू जहर है। ये बहुत भयानक जहर है। एक बार जहर देने पर इंसान चलता फिरता मुर्दा बन जाता है, जिसे जहर देने वाला कंट्रोल करता है। अरे बाप रे, इतना जबरदस्त! वांग हाओ चिल्लाया। कियान वानयांग और चेन याओ के माथे पर भी पसीना आ गया। वे सेंटौर जाति से ज्यादा नहीं डरते थे, आखिर मौत तो मौत ही थी। लेकिन ये स्काई ड्रैगन जाति सच में बहुत भयानक थी। जहर देकर चलता फिरता मुर्दा बनना और फिर भी किसी और के कंट्रोल में रहना मौत से भी ज्यादा बुरा था। सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही उनके पैरों के तलवों से लेकर दिल तक ठंडक दौड़ गई। लिंग शियाओ मुस्कुराया और उन्हें दिलासा दिया, तुम्हें स्काई ड्रैगन जाति से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर वे सच में इतने शक्तिशाली होते तो वे बहुत पहले ही ब्रह्मांड पर राज कर चुके होते। उन्हें इंसानों ने एलियन स्टार सिस्टम में क्यों भगाया होता? क्या इस जहर देने पर कोई पाबंदी है? कियान वानयांग ने उत्सुकता से पूछा। लिंग शियाओ ने सिर हिलाया। वे इसका इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों पर कर सकते हैं जिनका कल्टीवेशन उनसे कम हो। अगर इसका इस्तेमाल उनसे ज्यादा कल्टीवेशन वाले किसी पर किया जाए तो इसका कोई असर नहीं होगा। वांग हाओ खुद को पूछने से नहीं रोक पाया, तो आप कह रहे हैं, क्या यह मार्शल सेंट कल्टीवेशन वाला स्काई ड्रैगन व्यक्ति मार्शल किंग्स को कंट्रोल कर सकता है? बेशक वे कर सकते हैं, आखिर 2 बड़े लेवल का फर्क है। लिंग शियाओ का चेहरा अचानक सख्त हो गया। अगर उसे सही याद था तो प्रेसिडेंशियल पैलेस के 5000 गार्ड एलियंस के कब्जे में थे और उनकी कल्टीवेशन एक जैसी मार्शल किंग लेवल की थी। वांग हाओ ने जल्दी से कहा, सबसे पहले मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि मैं एक नेशनल हीरो हूं जिसने 20 मिलियन एलियंस को मारा है। इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सब लियाओ युनचुवान की गलती है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वहां मौजूद लोगों की तिरस्कार भरी नजरें उस पर पड़ीं। अब वह नेशनल हीरो है, लेकिन जब तुमने उस समय लियाओ युनचुवान को धोखा दिया था तब तुम क्या सोच रहे थे? तुम सच में बेशर्म हो। खांसी खांसी। लिंग शियाओ खांसा। छोटे भाई, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। चलो अब बात करते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। हम बस कुछ न करके अंतरिक्ष में भटकते तो नहीं रह सकते, है ना? वांग हाओ ने अपनी थोड़ी खुजलाई और धीरे से कहा, तुम्हारा क्या कहना है? अब जब एलियन मार्शल सेंट इंसानों के बेस कैंप पर हमला करने के लिए सेना लेकर जा रहे हैं तो उनका बेस कैंप बहुत खाली नहीं होगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वहां मौजूद कुछ लोग हैरान रह गए। वे अभी अभी एलियन बेस कैंप से लड़ते हुए वापस आए थे और अब वे वापस जा रहे थे। ये सच में बहुत बुरा था, है ना? हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें यह एहसास सच में बहुत पसंद आया। जल्द ही यंग मार्शल की सेना ने दिशा बदली और एक जबरदस्त जुलूस में एलियन बेस कैंप प्लैनेट रॉस की ओर बढ़ गई। वांग हाओ के पीछे चल रही लड़कियां, जिनमें शिया वेई भी शामिल थी, भौहें सिकुड़कर वांग हाओ के अगले कदम के बारे में बहुत उत्सुक थीं। रिपोर्ट। एक सैनिक रिपोर्ट करने आया। मिस, हमें अभी अभी यंग मार्शल से एक मैसेज मिला है। उन्होंने कहा कि वे एलियन बेस कैंप प्लैनेट रॉस जा रहे हैं। हे भगवान! शिया वेई हैरान रह गई। इस बदमाश का पीछा करने का मतलब सच में खाने को मांस मिलना था। रॉस स्टार, एलियन जाति का बेस कैंप। एलियन जाति के 2 मार्शल सेंट के लौटने के बाद उन्होंने तुरंत लगभग 200 मिलियन एलियंस की सेना को इंसानी जाति के बेस कैंप डार्क फ्लैश स्टार पर हमला करने के लिए भेजा। रॉस स्टार पर बचे हुए एलियंस पिछले 2 युद्धों में घायल हो गए थे, जिनकी संख्या लगभग 30 मिलियन थी। गड़गड़ाहट। अचानक आसमान से मिसाइलें गिरी और एक जोरदार आवाज आए और आग तुरंत पूरे आसमान में फैल गई। आवाज सुनकर जमीन पर मौजूद एलियंस चौंक गए। इस समय तोपखाने से हमला कैसे हो सकता है? लेकिन जब एलियंस ने ऊपर देखा तो वे तुरंत हैरान रह गए। उन्होंने आसमान में लगभग 20 करेज क्लास बैटलशिप देखीं। उसी समय ये करेज क्लास बैटलशिप पूरी ताकत से फायरिंग कर रही थीं। मिसाइलें और लेजर तोपें ऐसे बरस रही थीं जैसे वे मुफ्तों जमीन पर अंधाधुंध गोलियां चला रही थीं। तुरंत रॉस स्टार पर चीखें गूंज उठीं। जल्दी मदद के लिए भेजो। क्या हमारे पूर्वज इंसानों पर हमला करने नहीं गए थे? इन इंसानों के साथ क्या हो रहा है? किसे पता, जल्दी से उन्हें रोको। क्या रोकें? हम सब घायल हैं, हम इन इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकते।
मदद उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब करेज क्लास बैटलशिप नीचे उतरी तो यंग मार्शल आर्मी, जिया परिवार की प्राइवेट आर्मी, भाड़े के सैनिक और हत्यारे सैनिक बैटलशिप से बाहर निकले और पागलों की तरह एलियंस की ओर दौड़ पड़े। मारो तुरंत कत्लेआम की आवाज़ें गूंज उठीं, खून और सफ़ेद दिमाग हर जगह फैल गया। डिंग डोंग, होस्ट को युद्ध शुरू करने के लिए बधाई, 500,000 सिन पॉइंट्स मिले। सिर्फ 5 लाख, ये लोग सच में बेकार हैं। वांग हाओ ने मुंह बनाया, लॉल पर क्लिक किया और अपने टीम के साथियों को ट्रोल करने का सफ़र शुरू किया। डार्क एल्फ जाति के खिलाफ बॉर्डर डिफेंस लाइन। इंसानी जाति के ऊंचे अधिकारी एलियन जाति के मार्शल सैंड्स के लौटने की खबर पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग में इकट्ठा हुए। इंटरस्टेलर फेडरेशन के प्रेसिडेंट का चेहरा उदास था। इस बार हमारे प्रेसिडेंशियल पैलेस ने 50,000 गार्ड खो दिए और वांग हाओ की इसमें पक्की जिम्मेदारी है। पोशन गिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट बिंग कियाओ ने ठंडे लहजे में कहा, आपका बेटा टीम को लीड कर रहा था और एलियंस ने उसे पकड़ लिया, आप इसका इल्ज़ाम वांग हाओ पर कैसे लगा सकते हैं? स्काईफायर कंपनी के कियूलेई ने सिर हिलाया और कहा, प्रेसिडेंट, अगर आप किसी को फंसाना भी चाहते हैं तो कोई बेहतर वजह ढूंढिए। क्या ऐसी बात कहकर आप सबको मना लेंगे? मिलिट्री कमांडर इन चीफ गुवान शिनशोंग ने ठंडे लहजे में कहा, यह सच है कि प्रेसिडेंशियल पैलेस की बात का इल्ज़ाम वांग हाओ पर नहीं लगना चाहिए, लेकिन उसने इंसानी जाति और एलियन जाति को युद्ध के लिए उकसाया, जिससे दोनों तरफ से करोड़ों सैनिक लड़ाई में शामिल हुए और वांग हाओ ने सारा फायदा उठाया। आप बताइए कि इस बारे में क्या किया जाना चाहिए? बिंग कियाओ गुवान शिनशोंग की तरफ मुड़ी और पूछा, तो क्या मैं कमांडर इन चीफ से पूछ सकती हूँ कि हम अपने जूनियर्स को एलियन जाति का मुकाबला करने के लिए क्यों भेजते हैं? गुवान शिनशोंग ने माथे पर शिकन डालकर ठंडे लहजे में कहा, जूनियर्स की लड़ने की काबिलियत को बढ़ाने के लिए और एलियन जाति को बाहर निकालने के लिए। तो बस यही बात है। बिंग कियाओ ने गुवान शिनशोंग को तिरस्कार भरी नज़र से देखा, अब वांग हाओ की लड़ने की काबिलियत सबके सामने है, वह बिल्कुल वैसा ही जूनियर है जिसे हमें तैयार करने की ज़रूरत है और उसने 20 मिलियन एलियंस को भी मारा है। मुझे यकीन है कि अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो उसके लिए एलियन जाति को बाहर निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। गुवान शिनशोंग के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। लड़ना बंद करो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जियान ताइफेंग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, इस बूढ़े आदमी को लगता है कि वांग हाओ ने कुछ भी गलत नहीं किया। जब ये लड़ाई देर सवेर होनी ही थी तो इसे सीधे शुरू करना ही बेहतर है। जहां तक दूसरों को फंसाकर खुद फायदा उठाने की बात है, वह उसकी अपनी काबिलियत है। अगर कोई नाखुश है तो जाओ और दूसरों को फंसाने के लिए कोई स्कीम बनाओ, यहाँ सिर्फ बकवास मत करो और खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ। ये सुनकर इंटरस्टेलर फेडरेशन के बड़े अधिकारी जल्दी से चुप हो गए और आगे बोलने की हिम्मत नहीं की। इस बीच याओटियन फेडरेशन के बड़े अधिकारी हंसे बिना नहीं रह सके, जैसे उन्होंने कुछ बहुत ही मज़ेदार देख लिया हो। तुम किस बात पर इतना घमंड कर रहे हो? जिया डोंगशेंग ने याओटियन फेडरेशन के बड़े अधिकारियों की ओर देखा, भले ही हमारे इंटरस्टेलर फेडरेशन में वांग हाओ जैसा मुसीबत खड़ा करने वाला है, लेकिन उसकी काबिलियत सबको पता है। अपने याओटियन फेडरेशन को देखो, तुम सब बेकार हो। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, याओटियन फेडरेशन के बूढ़े लोग नाखुश हो गए। जिया डोंगशेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे याओटियन फेडरेशन की झाओ यिलिंग तुम्हारे इंटरस्टेलर फेडरेशन के वांग हाओ जितनी अच्छी नहीं है? एक बूढ़े आदमी ने गुस्से से कहा। जिया डोंगशेंग ने उस बूढ़े आदमी की ओर देखा और हल्के से कहा, किसे नहीं पता कि झाओ यिलिंग पहले से ही वांग हाओ की औरत है। भले ही उसका टैलेंट बहुत ज़्यादा हो, फिर भी वह हमारे इंटरस्टेलर फेडरेशन की ही है। इसका तुम्हारे याओटियन फेडरेशन से क्या लेना देना है? वह बूढ़ा आदमी इतना अवाक रह गया कि कुछ कह नहीं पाया। वह बस अपना सिर घुमाकर झाओ यिलिंग के दादा झाओ कुन को घूरने लगा। झाओ कुन ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया, बहुत उदास महसूस कर रहा था। इन बूढ़े लोगों के इतने सीरियस होने से उसका क्या लेना देना था? अहम सब लोग, चलो बहस बंद करते हैं, चलो बात करते हैं कि हमें पहले क्या करना चाहिए। हम एलियन जाति के मार्शल सैंड्स को अपने सामने अकड़ दिखाने नहीं दे सकते, है ना? एल्डर चेन ने खांसा। जियान ताइफेंग ने मुंह बनाया, जब से एलियन जाति के 2 मार्शल सेंट वापस आए हैं तो चाहे कुछ भी हो, हमें उनका स्वागत करने के लिए 2 मार्शल सेंट भेजने ही होंगे। वहां मौजूद सभी लोगों ने बार बार सिर हिलाया। ये लोग सीधे उनके दरवाजे तक आ गए थे और अगर वे कुछ नहीं करते तो ये सच में गलत होता। लेकिन एक पल के लिए सब फिर से हिचकिचाए। अब डार्क एल्फ जाति की सेना भी दबाव डाल रही थी और मार्शल सेंट इस युद्ध की रीढ़ होने के नाते आसानी से नहीं जा सकते थे। और एक साथ 2 को भेजना। याओटियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने एक पल सोचा, फिर कहा, असल में हम बातचीत के लिए किसी को भेज सकते हैं, पहले एलियन जाति को शांत करें और हमें समय दें। जैसे ही उन्होंने बात खत्म की, वहां मौजूद सभी लोगों ने एक पल सोचा और महसूस किया कि यह विचार भी अच्छा था। यह एक अच्छा आइडिया है, बातचीत से सच में समय बढ़ सकता है। हम भी अपनी तरफ से खाली नहीं बैठ सकते, चलो हाल ही में डार्क एल्फ रेस के खिलाफ काउंटर अटैक का प्लान बनाते हैं।
हाँ, सही है, जब तक हम डार्क एल्फ रेस को कुछ समय के लिए पीछे हटाते हैं, तब तक हम एलियन रेस से निपटने के लिए अपने हाथ खाली कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 1 महीना और हम आगे पीछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसशिप से आने जाने में 1 महीना लगता है, लेकिन अगर हम स्पेस जेम का इस्तेमाल करते हैं तो हम 5 या 6 दिनों में आगे पीछे जा सकते हैं। हाँ, सही है, स्पेस जेम के साथ 5 या 6 दिनों में आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम डार्क एल्फ रेस को कुछ समय के लिए पीछे हटाते हैं, तब तक हम 8 मार्शल सैंड्स भेजेंगे, जिनमें से 4 एक से लड़ेंगे, एक छोटी सी लड़ाई के लिए। ये एलियन रेस हमारी ह्यूमन रेस के सामने कूदने की हिम्मत करती हैं, वे बस मौत ढूंढ रही हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। पुराने फॉगीज दोनों फेडरेशन के लोगों ने एक दूसरे को देखा और पूछा, तो आपको क्या लगता है कि यह काम कौन कर सकता है? इस बार हमें कौन खरीद सकता है? कियूलेई ने अपना हाथ उठाया। वांग हाओ चालाक और धूर्त है, मुझे लगता है कि यह काम उसके लिए एकदम सही है। गुवान शिनक्सियोंग ने ठंडे स्वर में कहा, वांग हाओ चालाक और धूर्त नहीं है, वह बेशर्म और घटिया है। कियूलेई ने गुवान शिनक्सियोंग की तरफ देखा, चाहे वांग हाओ घटिया और बेशर्म हो या स्मार्ट और चालाक, अगर आपके पास कोई बेहतर कैंडिडेट है तो आप उसे प्रपोज कर सकते हैं। गुवान शिनक्सियोंग थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, वांग हाओ सच में बहुत सही है, लेकिन कोई भी उसे समझ नहीं पा रहा है। क्या होगा अगर उसने फिर से गड़बड़ कर दी? ये सुनकर कियूलेई कड़वी मुस्कान के साथ बोला, ये सच में सच्ची बात थी। वांग हाओ की नज़र में जब तक फायदा होता, उसके अपने पिता भी मुश्किल में पड़ जाते। रिपोर्ट। एक सैनिक रिपोर्ट करने आया, हमें अभी खबर मिली है कि वांग हाओ एक बड़ी सेना के साथ एलियन बेस कैंप में घुसा और 30 मिलियन एलियंस को मार डाला। हिस हिस। दोनों बड़े फेडरेशन के बड़े अधिकारी हैरान रह गए। जहां हर परिवार की नई पीढ़ी ने अपनी जान बचाने का फैसला किया, वहीं वांग हाओ ने असल में एलियंस पर पलटवार करने का फैसला किया और उनके पुराने अड्डे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। यह बहुत बढ़िया। लेकिन इस बार एलियंस ने कुल 300 मिलियन सैनिक भेजे और अब वांग हाओ ने 50 मिलियन को खत्म कर दिया है। क्या ये थोड़ा ज़्यादा नहीं है? जल्द ही दोनों बड़े फेडरेशन के बड़े अधिकारियों ने चर्चा शुरू कर दी। अब हमें क्या करना चाहिए? इतने सारे एलियंस मारे गए हैं, उनके लिए हमारे साथ शांति से बातचीत करना मुश्किल होगा। अगर हम बातचीत नहीं करते हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम समय नहीं रोक सकते? अगर यह सच में नामुमकिन है तो हम एक मार्शल सेंट भेजेंगे। मुझे लगता है कि इससे बुरी हालत ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर उस मार्शल सेंट को टैग टीम बनाकर मार दिया जाए? क्या हमें बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? अगर यह सच में काम नहीं करता है तो हम सिर्फ 2 मार्शल सेंट भेज सकते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर 2 मार्शल सेंट चले गए तो हम शायद यहाँ डार्क एल्फ रेस के हमले का सामना नहीं कर पाएंगे। तो 4 मार्शल सेंट भेजो और एक जुआ खेलो, ये शर्त लगाकर कि डार्क एल्फ रेस बड़े पैमाने पर हमला नहीं करेगी। हम ऐसा जुआ नहीं खेल सकते। मैं तो चाहूँगा कि 50% इंसानी इलाके पर एलियंस का कब्जा हो जाए, बजाय इसके कि डार्क एल्फ जाति इंसानी सुरक्षा लाइन को तोड़ दे। ये सही है। अगर एलियंस ने इस पर कब्जा कर लिया तो भी हम इसे वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर डार्क एल्फ जाति ने तोड़ दिया तो हम सिर्फ एक गिरे हुए देश के गुलाम बन जाएंगे। लेकिन एलियंस भी बड़े इरादे वाले हैं और हम उन्हें ऐसे ही नहीं रहने दे सकते। ये सही है। एलियंस पहले बहुत शानदार थे। अगर हमने उन्हें फिर से उभरने दिया तो यह निश्चित रूप से अच्छी खबर नहीं होगी। इसलिए हमें एलियंस को दबाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। गुवान शिनक्सियोंग ने धीरे से कहा, क्या तुम सबने नहीं कहा था कि वांग हाओ स्मार्ट, चालाक और चालाक है? तो यह मामला पूरी तरह से उसे सौंपा जाएगा। जब तक वह एलियंस को संभाल सकता है और समय तक टाल सकता है, हम उसे इनाम देंगे। क्या कमांडर इन चीफ बहुत आगे नहीं जा रहे हैं? बिंग कियाओ ने ठंडी आवाज में कहा, वांग हाओ ने अभी अभी 50 मिलियन एलियंस को मारा है। अब आप उसे जाने के लिए कह रहे हैं। इसमें और उसे मौत के घाट उतारने में क्या फ़र्क है? गुवान शिनशोंग मुस्कुराए, वाइस प्रेसिडेंट बिंग कियाओ, आप वांग हाओ को बहुत कम आंक रहे हैं। इस कमांडर को यकीन है कि वह ज़रूर मिशन पूरा करेगा। कियूलेई ने माथे पर बल डालकर कहा, वह जाए या न जाए, ये वांग हाओ की अपनी मर्जी है। हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। गुवान शिनशोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कमांडर यहाँ वादा करता है कि जब तक कोई इस मिशन को पूरा कर देगा, उसे 2 स्पेस जेम मिलेंगे। इंटरस्टेलर फेडरेशन के प्रेसिडेंट की आंखें चमक उठीं और उन्होंने सिर हिलाया, मैं भी वादा करता हूं कि जब तक कोई इस मिशन को पूरा करेगा, प्रेसिडेंशियल पैलेस उसे 2 स्पेस जेम देने को तैयार है। हिस हिस। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ये दोनों इतने दरियादिल कैसे हो सकते हैं? आपको पता है, पूरे इंटरस्टेलर फेडरेशन के पास कुल मिलाकर 20 से थोड़े ज़्यादा ही स्पेस जेम हैं। भले ही मिलिट्री और प्रेसिडेंशियल पैलेस के हर जगह कनेक्शन हो, 2 स्पेस जेम इकट्ठा करने में कई हज़ार साल लग जाएंगे। लेकिन अब वे बिना पलक झपकाए हर एक से 2 स्पेस जेम निकाल रहे हैं।
क्या ये सच में नई पीढ़ी की परवाह है, या ये भारी इनाम का लालच देकर वांग हाओ को मिशन पूरा करने के लिए उकसाना और फिर किसी और की तलवार से उसे मारना है? तुम लोग, बिंग कियाओ ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। वह कैसे नहीं जानती कि ये दोनों क्या सोच रहे थे। वे बस वांग हाओ के लालची स्वभाव का फायदा उठाकर उसे एलियंस के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। लेकिन अगर वांग हाओ ने 50 मिलियन एलियंस को नहीं मारा होता तो इन सब पर बात की जा सकती थी। लेकिन अब जब वांग हाओ ने 50 मिलियन एलियंस को मार दिया है तो वे दोनों एलियन मार्शल सेंट उसे देखते ही जान से न मार दें तो यह उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। वे वांग हाओ के साथ दिमागी खेल कैसे खेल सकते हैं और उन्हें समय बर्बाद करने दे सकते हैं। गुवान शिनशोंग ने मासूमियत से कहा, वाइस प्रेसिडेंट बिंग कियाओ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर हम इनाम दे रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? प्रेसिडेंट ने सहमति में सिर हिलाया, हम बस होनहार नई पीढ़ी को वह इनाम दे रहे हैं जिसके वे हकदार हैं। हम उन्हें जाने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या गलत है? तुम लोग, बिंग कियाओ के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि लॉजिक तो यही है, लेकिन यह एक खुला हुआ प्लान है। आपको पता है कि वांग हाओ बहुत लालची और दिलेर है। ये कहना मुश्किल है कि वह चुनौती स्वीकार नहीं करेगा। अल्केमिस्ट गिल्ड के प्रेसिडेंट शुई याओ ने धीरे से कहा, चून की कमांडर इन चीफ और प्रेसिडेंट इतने उदार हैं तो चलो नई पीढ़ी को ये खबर बता देते हैं। जब तक कोई एलियन हमले को रोक सकता है, बड़ी ताकतें मिलकर 10 स्पेस जेम देंगी। हिस हिस, वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। इनाम सच में 10 स्पेस जेम हैं, जो पूरी इंसान जाति के स्पेस जेम रिजर्व का 5वां हिस्सा है। लेकिन सबने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि इस मिशन की मुश्किल भी इस इनाम के लायक है। आखिर एलियन बेवकूफ़ नहीं हैं जो उन्हें जब चाहें समय बर्बाद करने दें। प्रेसिडेंट बिंग कियाओ हैरान रह गया। जियान ताइफेंग ने आह भरी, हालांकि एलियन ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन अगर वे इंसानी इलाके में परेशानी खड़ी करते हैं तो यह निश्चित रूप से समाज की नींव को हिला देगा और बहुत बड़ी अराजकता पैदा करेगा। एल्डर चेन ने सिर हिलाया, अगर समाज में अराजकता होगी तो हमारे पास स्थिर पिछला हिस्सा नहीं होगा और अलग अलग मिलिट्री सप्लाई पहली बार में फ्रंट लाइन तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। शुई याओ ने गंभीर भाव से कहा, अगर हम नहीं चाहते कि एलियन पिछले हिस्से में परेशानी खड़ी करें तो हम सिर्फ एलियन हमले में देरी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे सफल होंगे। गुवान शिनशोंग और प्रेसिडेंट ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। सब कुछ बिना शब्दों के समझ लिया गया। उनके जैसे अमीरों के लिए पिछला हिस्सा स्थिर है या नहीं, यह ऐसी बात नहीं है जिसकी वे बिल्कुल भी परवाह करते हों। आप जानते हैं, बहुत पहले आम लोग अमीरों के गुलाम थे। लेकिन कई आम लोगों के दंगों के बाद अमीरों को अपने कुछ फ़ायदे छोड़ने पड़े, जिससे मौजूदा कानूनी समाज बना। अगर अब आम लोग दंगा करते हैं तो वे सही तरीके से सेना भेजकर उन्हें दबा सकते हैं और कुछ अमीरों के फ़ायदे वापस ले सकते हैं। बेशक, सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक बार जब वांग हाओ इस मिशन को स्वीकार कर लेता है तो बहुत संभावना है कि वह एलियन द्वारा मारा जाएगा। उस समय ये चिंता जो उन्हें रातों को जगाए रखती थी, ठीक हो जाएगी। जल्द ही 10 स्पेस जेम के इनाम की खबर बड़ी ताकतों की नई पीढ़ी के कानों तक फैल गई। यंग मार्शल की सेना वैलियंट पर। वांग हाओ ने अपनी थोड़ी खुजाई, ये सोचते हुए कि अगर वैलियंट पर 10 स्पेस जेम लगा दिए जाएं तो यंग मार्शल की आर्मी की मोबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी। पूरी इंसानी फोर्स में भी किसी भी मिलिट्री ग्रुप की मोबिलिटी उससे बेहतर नहीं होगी। छोटे भाई, तुम सच में एलियंस के साथ बातचीत नहीं करना चाहते, है ना? लिंग शियाओ खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। वांग हाओ मुस्कुराया, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब हमें कुछ समय के लिए गायब हो जाना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए। आराम? लिंग शियाओ हैरान रह गया। हाँ, बिल्कुल, वांग हाओ ने सिर हिलाया, हमने अभी अभी लड़ाई खत्म की है और हमारे आधे से ज़्यादा सैनिक घायल हो गए हैं। अगर हम ठीक से ठीक नहीं होंगे तो भविष्य में कैसे लड़ेंगे? लिंग शियाओ ने इस बारे में सोचा और उसे लगा कि वांग हाओ जो कह रहा था उसमें काफ़ी समझदारी थी। जल्द ही यंग मार्शल की सेना के जंगी जहाज़ों का बेड़ा चल पड़ा और पीछे चल रहे जंगी जहाज़ भी तेज़ी से उनके साथ हो लिए। शिया वेईवेई की आंखें चांद की तरह पतली हो गईं। बड़े बुरे आदमी, मैं पक्का तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। देखते हैं इस बार तुम कहाँ मांस खाने जा रहे हो। लेशुवान और जुए कियानकिन ने अपने दिल में प्रार्थना की, उम्मीद है कि वांग हाओ उन्हें फिर से धोखा नहीं देगा। कितना अच्छा होता अगर सब मिलकर मांस खाते। प्रज्ञा स्टार। एक लेवल 3 ग्रह। यंग मार्शल की सेना के लिए अस्थायी आराम करने की जगह। इस समय एक बड़े घास के मैदान में यंग मार्शल की सेना इकट्ठा थी। तुम्हें क्या लगता है कि यंग मार्शल ने हमें किस लिए बुलाया है? मुझे नहीं पता। यंग मार्शल एक मास्टर रणनीतिकार हैं। हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह क्या सोच रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, हमें बॉर्डर पर आए अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन हमने पहले ही 50 मिलियन एलियंस को मार डाला है। ये तो अविश्वसनीय है।
सच कहूं तो जब मैंने पहली बार यंग मार्शल का साथ दिया था तो मैं बहुत पक्का नहीं था, सोच रहा था कि वह बस एक छोटा बच्चा है। लेकिन किसे पता था वह एक मिलिट्री जीनियस निकला। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी रोमांचक लड़ाई का अनुभव नहीं किया। बस दुख की बात है कि हमने अपने लगभग आधे भाइयों को खो दिया। भाई, अच्छी तरफ देखो। बिना मौत के कोई युद्ध कैसे हो सकता है? हमने 5 लाख सैनिकों के बदले 50 मिलियन दुश्मन के सिर लिए। यह एक अभूतपूर्व जीत है। हाँ, बिल्कुल, हमें आगे देखना चाहिए, दुख में नहीं जीना चाहिए। बात करना बंद करो, यंग मार्शल आ गए हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सैनिकों ने सिर घुमाकर देखा तो उन्हें वान हाओ और लिंग शियाओ साथ साथ चलते हुए दिखे। एक ही पल में सैनिकों ने अपनी छाती फुलाई, सिर ऊपर किया और एक साथ चिल्लाए, नमस्ते यंग मार्शल। वान हाओ ने सैनिकों को हाथ हिलाया, नमस्ते सब लोग। लिंग शियाओ ने वान हाओ को खींचा और फुसफुसाया, छोटे भाई, लगता है 2 लड़ाइयों के बाद ये सैनिक सच में तुमसे इम्प्रेस हो गए हैं। बेशक, वान हाओ ने घमंड से कहा, मेरा पर्सनल चार्म दुनिया में सबसे अच्छा है। इन सैनिकों को जीतना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। लिंग शियाओ ने अपनी आंखें घुमाईं। ये लड़का सच में खुद की तारीफ करने वाला था। थोड़ी सी तारीफ करो और उसकी पूंछ तुरंत आसमान पर पहुंच जाती है। पास के एक पेड़ पर 3 लड़कियां, शिया वेइवेई, लेशुवान और शुए कीआनकिन बैठी थीं। और पेड़ के नीचे माई मिंगमैंग थी, जो ध्यान से दवाइयां बनाने में लगी हुई थी। जिया वेइवेई ने एक सेब निकाला और एक टुकड़ा खाया और साफ नहीं कहा, तुम्हें क्या लगता है वान हाओ, वह बड़ा बुरा आदमी अब क्या कर रहा है? कौन जानता है। वान हाओ की सोच हमेशा बहुत अजीब और लचीली रही है। कोई नहीं जानता कि वह अगले ही पल क्या करना चाहेगा। लेजुवान ने आसानी से जिया वेइवेई के हाथ से सेब छीन लिया, फिर एक टुकड़ा खाया और जू कीआनकिन को दे दिया। मुझे लगता है कि वान हाओ उन 10 स्पेस जेम्स के पीछे होगा। जू कीआनकिन ने एक पल सोचा, जल्दी से अपने हाथ में सेब खत्म कर लिया, जिससे बाकी 2 लड़कियों ने उसे गुस्से से घूरा। मिंगमैंग, तुम्हें क्या लगता है वान हाओ क्या करना चाहता है? जिया वेइवेई पलटी, अपने पैर डाल पर फंसाए और पेड़ पर उल्टी लटक गई। उसका छोटा सा सिर माई मिंगमैंग के सामने आ गया। माई मिंगमैंग चौंक गई और गुस्से से बोली, वेइवेई, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि मैं दवा बना रही हूँ? सॉरी। जिया वेइवेई ने अपनी छोटी सी जबान बाहर निकाली, पहले मुझे बताओ वान हाओ क्या करने का प्लान बना रहा है? मुझे कैसे पता चलेगा? माई मिंगमैंग ने जिया वेइवेई को आंखें घुमाई, फिर एक्साइटेड होकर कहा, लेकिन भाई वान हाओ ने कल मुझे एक दवा की रेसिपी दी थी। यह एक ऐसी दवा है जो इंसानी शरीर को मजबूत करती है और यह परमानेंट 10 गुना ताकत बढ़ाने वाली है। यह एक सुपर 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 पावरफुल ताकत बढ़ाने वाली दवा है। 10 गुना। जिया वेइवेई चिल्लाए, उसके पैर डाल से ढीले पड़ गए और वह सीधे पेड़ से धड़ाम से गिर गई। मिंगमैंग, क्या तुम्हें पक्का मजाक नहीं कर रही हो? लेजुवान और जू कीआनकिन भी पेड़ से नीचे कूद गए, माई मिंगमैंग को हैरानी से देखते हुए। माई मिंगमैंग ने अपना छोटा सा सिर हिलाया, सामने खड़े वान हाओ को तारीफ भरी नजरों से देखते हुए, भाई वान हाओ सच में एक सुपर जीनियस है। वह इतना सुपर पावरफुल पोशन भी रिसर्च कर सकता है। जिया वेइवेई ने माई मिंगमैंग के छोटे से सिर पर थपथपाया और गुस्से से कहा, इतना ज्यादा मत सोचो। जल्दी से हमारे इस्तेमाल के लिए उस पोशन की कुछ डोज तैयार करो। माई मिंगमैंग तुरंत उदास हो गई और रोते हुए बोली, वह पोशन बहुत मुश्किल है। मैं इसे 1 दिन से पढ़ रही हूँ और अभी तक सीख नहीं पाई हूँ। बिल्कुल नहीं, तीनों लड़कियां चिल्लाईं। तुम्हें पता है, माई मिंगमैंग पोशन गिल्ड में एक मशहूर पोशन जीनियस थी और अभी लेवल 3 पोशन मास्टर है। बिन कियाओ के ध्यान से गाइडेंस के बाद वह कुछ आसान लेवल 4 पोशन भी बना सकती थी। लेकिन अब वह वान हाओ का दिया हुआ पोशन नहीं बना पा रही थी। ये पोशन कितना मुश्किल था। इस समय वान हाओ यंग मार्शल की सेना के सामने कॉन्फिडेंस से खड़ा था। तुम सब सुपर सोल्जर हो जो खून और आग की तपिश से गुजरे हो और बच निकले हो। साथ ही तुमने मुझे अपनी लॉयल्टी भी दिखाई है, इसलिए मैंने तुम्हें और मजबूत बनाने का फैसला किया है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सैनिक हैरान रह गए। यंग मार्शल का क्या मतलब था? क्या वह उन्हें इनहेरिटेंस क्रिस्टल तक फ्री एक्सेस देने वाला था, या वह उन्हें फ्री में छोटे लाइफ पोशन देने वाला था? जैसे ही सैनिक कंफ्यूज हुए, उन्होंने देखा कि वान हाओ ने लिंग जियाओ को ब्लैक पोशन की एक बोतल दी। लेकिन लिंग जियाओ के ब्लैक पोशन पीने के बाद उसके पूरे शरीर की नसें फूल गईं और फिर उसने एक दर्द भरी दहाड़ मारी, आह। लेकिन सैनिकों की आंखें चौड़ी हो गईं, वे लिंग जियाओ को ध्यान से देख रहे थे। वे साफ महसूस कर सकते थे कि लिंग जियाओ का फिजिकल शरीर मजबूत होता जा रहा था और उसके शरीर में असली एनर्जी भी लगातार दब रही थी, जिसकी क्वालिटी में काफ़ी सुधार हुआ था। 10 मिनट से ज़्यादा समय बाद लिंग जियाओ ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था, उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। हालांकि उसके शरीर का दर्द कम हो गया था, फिर भी वह बहुत डरा हुआ था। वाह वाह,
ये सीन देखकर पूरे चंग के सैनिक तुरंत हंगामा करने लगे। सच में उसका फिजिकल शरीर पहले से कम 10 गुना ज्यादा मजबूत हो गया है। न सिर्फ उसका फिजिकल शरीर 10 गुना मजबूत हुआ है, बल्कि उसकी असली एनर्जी की क्वालिटी भी 10 गुना मजबूत हुई है। सच्ची एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, इंसान का टैलेंट उतना ही मजबूत होगा और वह भविष्य में उतना ही आगे जाएगा। मुझे नहीं पता कि वह कितना आगे जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि उसकी असली एनर्जी में बहुत ज्यादा घुसने की ताकत है। हाँ, सही है, उसी लेवल की साधना वाला कोई भी उसका एक भी हमला नहीं झेल सकता। क्या यंग मार्शल ने अभी नहीं कहा था कि वह हमारी ताकत को मजबूत करने वाला है? क्या हम भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं? मजाक कर रहे हो? मैं तो पहले से ही इतना एक्साइटेड हूं कि बोल नहीं सकता। वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए चारों ओर देखा। तुमने सही अंदाजा लगाया। ये सुपर पोशन सच में तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, जिसका मतलब है कि तुम्हारी पूरी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, पूरी जगह तुरंत जोश से भर गई। यंग मार्शल की जय हो, यंग मार्शल की जय हो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने अपना हाथ नीचे किया और पूरी जगह तुरंत शांत हो गई, लेकिन हर सैनिक के चेहरे पर बेकाबू उत्साह था। खासकर वांग हाओ की तरफ उनकी नज़रें बहुत जोशीली थीं। लेकिन मैं ये भी पहले ही कह देता हूँ। वांग हाओ की आंखों में एक ठंडी चमक आए। अगर किसी ने मुझे धोखा देने की हिम्मत की, तो चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाए, मैं उसे खुद मार डालूंगा। मुझे लगता है कि तुम सब ने मेरे तरीके देखे हैं, तो कोई शक नहीं होगा, है ना? यंग मार्शल के प्रति वफादार। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, यंग मार्शल की सेना के चेहरों पर गंभीर भाव थे और उन्होंने एक साथ चिल्लाया। तीनों लड़कियां, शिया वेइवेई, ले जुवान और जू qianqing, गंभीर भावों में थीं और वे सभी महसूस कर सकती थीं कि वांग हाओ पहले ही उभरने के रास्ते से प्रभुत्व के रास्ते पर कदम रख चुका था। 5 दिन बाद प्रज्ञा स्टार। वांग हाओ एक बड़े पेड़ के नीचे पालथी मारकर बैठा था। उसके चारों ओर एक हल्की रोशनी चमक रही थी। अचानक वांग हाओ का शरीर जोर से कांपा और उसके चारों ओर की आभा भयानक हो गई। तुरंत उसके शरीर के अंदर की सच्ची ऊर्जा तेजी से उसके डांटियन की ओर संघनित होने लगी, जिससे उसके डांटियन में सच्ची ऊर्जा की मात्रा और भी ज्यादा हो गई। धीरे धीरे एक धुंध बनने लगी। वांग हाओ ने अपनी सच्ची ऊर्जा को कई बड़े चक्रों से गुजारने के बाद वह आह भरे बिना नहीं रह सका और उसे पूरे शरीर में एक अवर्णनीय आराम महसूस हुआ। इस समय उसने मार्शल जोंग लेवल 7 में ब्रेक थ्रू कर लिया था। उसकी सच्ची ऊर्जा की गुणवत्ता और भी ठोस हो गई थी, और जब वह उसके शरीर से बाहर निकलती थी तो उसकी रेंज बहुत ज्यादा दूर तक थी। हवा की सरसराहट, हवा की सरसराहट। वांग हाओ ने सांस छोड़ी और अपनी अकड़ी हुई गर्दन को ढीला किया। हे डा बाई, जल्दी करो। चांदी की घंटी जैसी हंसी सुनाई दी, जिससे लोगों को शारीरिक और मानसिक खुशी का एहसास हुआ। वांग हाओ ने सिर घुमाकर देखा तो उसने देखा कि शियांग फूलों की झाड़ियों में यूनिकॉर्न के साथ खेल रही थी। जब से यूनिकॉर्न वश में हुआ था, वह शियांग का निजी घोड़ा बन गया था। हर दिन इस छोटी खाने की शौकीन लड़की के साथ स्वादिष्ट चीज़ों की तलाश में घूमता रहता था, जिससे उसका शरीर पहले से ज्यादा गोल हो गया था। वांग हाओ जिस बात की शिकायत किए बिना नहीं रह सका, वह ये थी कि चून की यूनिकॉर्न पूरी तरह से सफ़ेद था, इसलिए शियांग ने उसे एक बहुत ही अप्रिय नाम दिया था, डा बाई। सच में कोई क्रिएटिविटी नहीं है। वह नाम हमारे शियाओबाई के नाम जितना अच्छा कैसे हो सकता है? ये बहुत बढ़िया है। वांग हाओ ने अपना होंठ सिकोड़ा। उसे दाबाई नाम से बहुत नफरत थी। शाओबाई, जो पास में गाजर खा रहा था, वहीं जम गया। काश वह वांग हाओ के चेहरे पर एक थप्पड़ मार पाता। ये बिना किसी खासियत वाला बेकार नाम कहाँ से अच्छा था? ये कहाँ से बढ़िया था? उसी समय पछतावे के आंसू चुपचाप शाओबाई के चेहरे से बहने लगे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वह उस समय छोटा और नासमझ था। कुछ गाजर के लालच में आकर उसने शाओबाई कहलाना मान लिया था। बज बज। तभी आसमान में अचानक एक बड़े इंजन की जोरदार आवाज सुनाई दी। वांग हाओ ने ऊपर देखा और एक वॉर एक्स क्लास बैटलशिप अचानक दिखाई दी, जिसने साफ तौर पर स्पेस जंप का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा इस वॉर एक्स क्लास बैटलशिप पर एक बहुत बड़ी तोप भी लगी हुई थी, जो बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली लग रही थी। ये पीस एनवॉय है। वांग हाओ की आंखें चमक उठी, उसका दिल उत्साह से भर गया। ये वॉर एक्स क्लास बैटलशिप वही थी जो उसने अनाज बेचकर हासिल की थी, और यह उसकी पसंद सवारी भी थी। और उस बड़ी तोप को पीस एनवॉय कहा जाता था, जो लेवल 6 का डैमेज आर्टिलरी पीस था। जब तक ये किसी टारगेट पर लॉक हो जाती, एक ही शॉट में मार्शल सेंट को मारना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। हालांकि पीस एनवॉय की कीमत बहुत ज्यादा थी। पूरी इंटरस्टेलर फेडरेशन में ऐसी कुछ ही थी, खासकर तोप के गोले, जिन्हें बनाने में 1 दशक से ज्यादा समय लगता था। ये निश्चित रूप से एक सुपर रेयर बेहतरीन जानलेवा हथियार था। वह इस पीस एनवॉय को इसलिए हासिल कर पाया क्योंकि उसने अपने सारे मिलिट्री मेरिट खर्च कर दिए थे। त्यानहुओ कंपनी, पोशन गिल्ड और 4 प्रिंसिपलों के साथ सेटिंग की थी,
और इसके अलावा एलियन जाति सच में बहुत घमंडी थी, इसलिए दो बड़ी फेडरेशन के बड़े अधिकारियों ने उन्हें दबाने का फैसला किया, इसीलिए वे इसे उसे देने के लिए सहमत हुए। नहीं तो ऐसा बेहतरीन जानलेवा हथियार निश्चित रूप से उसके हाथ नहीं लगता। हालांकि तोप के गोले सिर्फ कुछ ही थे, सिर्फ 3। उसे उन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करना था। बॉस, आपकी सवारी को रीफिट कर दिया गया है। कियान वानयांग और चेन याओ पास आए। अब से इसे वॉर एक्स क्लास बैटलशिप नहीं कहा जा सकता। वांग हाओ ने कुछ देर सोचा। चलो इसे वॉरशिप नंबर 1 कहते हैं। कियान वानयांग और चेन याओ लगभग जमीन पर गिर पड़े। ये नाम याद रखने में तो बहुत आसान था, लेकिन ये बहुत ज्यादा कैजुअल भी था, है ना? बॉस, मिस मिंगमैन के रीइंफोर्समेंट पोर्शन का प्रोडक्शन लिमिटेड है। अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो मार्शल आर्मी को पूरी तरह से रीइंफोर्स होने में शायद 6 महीने लगेंगे। कियान वानयांग ने कुछ लाचारी से कहा। रीइंफोर्समेंट पोर्शन का फॉर्मूला लीक होने से बचाने के लिए वांग हाओ ने इसे सिर्फ माई मिंगमैन को सिखाया था, लेकिन जिस स्पीड से एक इंसान इसे बना सकता था वह बहुत लिमिटेड थी, जो मौजूदा 500,000 मार्शल आर्मी सैनिकों के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं थी। वांग हाओ ने अपना होंठ सिकोड़ा। अगर यह धीमा है तो धीमा ही सही। वैसे भी मैं रीइंफोर्समेंट पोर्शन इस्तेमाल नहीं करता। कियान वानयांग और चेन याओ के चेहरे उतर गए। वे सच में जोर से पूछना चाहते थे, बॉस, क्या ये सच में आपकी आर्मी है? दूसरे लोग चाहते थे कि उनकी आर्मी की लड़ने की ताकत हर दिन बदले, लेकिन वांग हाओ अलग था। अगर उसका मूड अच्छा होता तो वह उन्हें रीइंफोर्स करने जाता, अगर नहीं होता तो वह महीनों तक आर्मी के मामलों के बारे में पूछे बिना रह सकता था। उन्होंने कहा कि उन्होंने सच में ऐसा अजीब मार्शल कभी नहीं देखा था। बॉस, हाल ही में बहुत से लोग एलियन जाति से बातचीत करने गए हैं। कियान वानयांग ने अचानक कहा। एलियन जाति से बातचीत करने? वांग हाओ को दिलचस्पी हुई। तो उन लोगों के क्या नतीजे रहे? कियान वानयांग ने सिर हिलाया। एलियन जाति को लगता है कि हम समय बिताने की योजना बना रहे हैं, इसलिए बातचीत करने गए सभी लोगों को भगा दिया गया। इसके अलावा एलियन जाति पूरी तरह से युद्ध शुरू करने की योजना बना रही है। उन्होंने अभी 2 अरब की आर्मी इकट्ठा की है, और जब हमारे इंसानी एक्सपर्ट मौजूद नहीं हैं तब वे 2 बड़े फेडरेशन पर हमला करने का इरादा रखते हैं। 2 अरब? वांग हाओ हैरान रह गया। आपको पता होना चाहिए कि करेज जैसे टॉप टियर बैटलशिप में भी सिर्फ 100,000 लोग ही आ सकते थे। अब इस 2 अरब की आर्मी के लिए कम से कम 20,000 करेज क्लास बैटलशिप की ज़रूरत होगी, और एलियन जाति की गैलेक्सी की गरीबी को देखते हुए ये बिल्कुल नामुमकिन था। अगर एलियन जाति उन्हें इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर रही थी तो इंसानी इलाके में पहुंचने के बाद 2 अरब की यह सेना क्या कर सकती थी? क्या वे बस इंसानों के साथ ज़मीन पर हाथापाई की लड़ाई करने वाले थे? लेकिन अगर हाथापाई की लड़ाई भी होती तो भी उन्हें उस ग्रह पर स्पेसशिप से जाना पड़ता। लेकिन इंसान बेवकूफ़ नहीं थे। वे एलियन जाति के अपनी सेना को तैयार करने का इंतज़ार नहीं करेंगे, है ना? चेन याओ ने कहा। बॉस, मैंने सुना है कि एलियन जाति संसाधन लूटते हुए लड़ रही है और साथ ही स्पेसशिप भी बना रही है। इस तरह उनके पास न सिर्फ संसाधन निकालने के लिए लेबर फोर्स है, बल्कि वे स्पेसशिप बनाने पर भी ध्यान दे सकते हैं। अरे बाप रे! वांग हाओ चिल्लाया। ये एलियन जातियां संसाधनों को लूटने वाली लड़ाई लड़ने की योजना बना रही हैं। संसाधन लूटने वाली लड़ाई? कियान वानयांग और चेन याओ हैरान दिखे, उन्हें समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। वांग हाओ ने आंखें घुमाईं और समझाया, अभी की एलियन जाति पुराने ज़माने की खानाबदोश जनजातियों जैसी है। वे पैसे लूटते हैं, खाना लूटते हैं, औरतें लूटते हैं, लेकिन उन्हें इलाका नहीं चाहिए। भले ही इंसानी जाति बाद में आज़ाद हो जाए, जब तक वे एलियन जाति की गैलेक्सी में वापस चले जाते हैं वे अपनी सुरक्षा और मन की शांति पक्का कर सकते हैं। कियान वानयांग और चेन याओ अचानक समझ गए और तुरंत एलियन जाति की योजना को समझ गए। यह एलियन जाति भी समझती थी कि वे इंसानी जाति को हरा नहीं सकते। जो भी इलाका वे कब्जा करेंगे वह जल्द ही वापस ले लिया जाएगा और उन्हें गुस्से में इंसानी जाति मार डालेगी। इसलिए उन्होंने इलाका कब्जा न करने का फैसला किया, सिर्फ संसाधन। अगर इंसानी जाति बदला लेने आती तो वे एलियन जाति की गैलेक्सी में वापस चले जाते। और क्योंकि एलियन जाति की गैलेक्सी में स्पेस वॉल कमज़ोर थी, इसलिए हर कोई सिर्फ मार्शल किंग लेवल 9 की ताकतों का इस्तेमाल कर सकता था। इस तरह वे इंसानी जाति से नहीं डरते थे। बेशक सबसे ज़रूरी बात यह थी कि उनकी एलियन जाति की गैलेक्सी बहुत गरीब थी। अगर इंसानी जाति सच में युद्ध शुरू करती तो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता और उन्हें बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती। खुद सोचो, क्या वे अमीर लोग ऐसा कुछ करेंगे जिसमें कोई फ़ायदा न हो और जिसमें अपना पैसा भी खर्च करना पड़े? आखिर में यह मामला शायद अनसुलझा ही रह जाएगा। तो बॉस, क्या हमें फिर भी इसमें शामिल होना चाहिए? कियान वानयांग ने पूछा। वांग हाओ ने अपनी थोड़ी खुजलाई। पहले मुझे गिल्ड मास्टर शुई याओ से कनेक्ट करो, मुझे उनसे कुछ सवाल पूछने हैं।
कियान वानयांग ने देर नहीं की और जल्दी से पोषण गिल्ड मास्टर शुई याओ का आईपी डायल किया। कॉल कनेक्ट हो गई। पजामा पहने शुई याओ अपने बिस्तर के सिरहाने बैठी जम्हाई ले रही थी। तुम छोटी बदमाश, रात को देर से नहीं सोती, मुझे क्यों बुला रही हो? शुई याओ ने आलस से कहा। वांग हाओ ने आंखें घुमाईं। मैं कहती हूँ, बड़ी बहन, यहाँ दिन हो गया है, ठीक है? और तुम्हारी ऊंची साधना के साथ क्या तुम्हें सोने की भी ज़रूरत है? शुई याओ ने वांग हाओ को प्यार से घूरा। तुम छोटी बदमाश, क्या तुम्हें नहीं पता कि औरतों को अच्छी नींद की ज़रूरत होती है? इसका ऊंची साधना से क्या लेना देना है? वांग हाओ तुरंत चुप हो गई, यह महसूस करते हुए कि यह औरत सच में परेशान करने वाली है। अहम। वांग हाओ खांसी, अजीब स्थिति को कम करने की कोशिश करते हुए। मैं पूछना चाहती हूँ, 10 स्पेस जेम्स पाने के लिए मुझे एलियन रेस को कितना देर करनी होगी? शुई याओ के चेहरे के भाव ठंडे पड़ गए। बेशक, यह इन एलियंस को अपना कत्लेआम बंद करने, इंसानों को गुलाम बनाने से रोकने के लिए है। अगर हो सके तो उनके पूरे खानदान को मिटा दो। कत्लेआम, गुलामी। वांग हाओ हैरान रह गया, उसने कियान वानयांग और चेन याओ की तरफ देखा। कियान वानयांग ने जल्दी से कहा, बॉस, लेटेस्ट इंटेलिजेंस के मुताबिक एलियन रेस की 2 अरब की ताकतवर सेना इकट्ठा होने के बाद उन्होंने 18 ग्रहों पर लूटपाट और आगजनी की, हर तरह के जुल्म किए। 24 अरब आम लोग मारे गए और 60 अरब आम लोगों को पकड़कर गुलाम बना लिया गया। धत्तेरे की, क्या ये आम लोग सुअ हैं? नहीं, सुअ भी विरोध करना जानते हैं। वांग हाओ हैरान रह गया। एलियन रेस से 10 गुना ज्यादा आबादी होने के बावजूद उनका इस तरह कत्लेआम किया जा रहा था। ये यकीन नहीं हो रहा था। कियान वानयांग कड़वी मुस्कान के साथ बोला, बॉस, आम लोग मार्शल आर्टिस्ट नहीं होते। वे फिटनेस और कुछ और साल जीने के लिए मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं और उनकी साधना आमतौर पर ज़्यादा नहीं होती, इसलिए उनमें कोई नुकसान पहुंचाने वाली ताकत नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि उनमें नुकसान पहुंचाने वाली ताकत की कमी है, उनमें हिम्मत की कमी है। वांग हाओ ने मुंह बनाया, उसे इन आम लोगों से बहुत नफरत हो रही थी। ये जानना ज़रूरी है कि ये लगभग 30 अरब आम लोग थे। अगर वे बिना डरे लड़ते तो भले ही एलियन जाति के पास 2 अरब सैनिक होते और इंसानों से ज़्यादा मजबूत बुनियादी गुण होते, वे एलियंस को डराने के लिए लड़ सकते थे। लेकिन इन आम लोगों ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और सरेंडर करने का फैसला किया, यह मानते हुए कि एलियन जाति उन्हें छोड़ देगी, लेकिन उन्हें बेरहमी से मार डाला गया। इस घटना ने उन्हें चीन जापान युद्ध की भी याद दिला दी। हालांकि उस समय जापानी हमलावरों के पास ताकतवर हथियार थे, लेकिन वे संख्या में बहुत कम थे, फिर भी उन्होंने 14 साल तक पूरे चीन में तबाही मचाई। अगर कोई कहे कि जापानी बहुत ताकतवर थे, तो नतीजा सबको बता देगा कि जब तक हिम्मत और इज्जत है, तो पुराने हथियारों और ताकतवर दुश्मनों के साथ भी जीत हासिल की जा सकती है। तो नुकसान पहुंचाने वाली ताकत की कमी सिर्फ एक बहाना था, हिम्मत की कमी सच थी। शुई याओ ने आह भरी। वांग हाओ, तुम बिल्कुल सही हो। आम लोगों में नुकसान पहुंचाने वाली ताकत की कमी सिर्फ एक बहाना है, उनमें हिम्मत की कमी है। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वे इतने कमज़ोर क्यों हैं। वांग हाओ ने मुंह बनाया। क्या ये सब उन अमीर लोगों की पसंदीदा चाल नहीं है? इसका कुछ लेना देना अमीर लोगों से है। शुई याओ हैरान दिखी। बिल्कुल है। वांग हाओ ने सिर हिलाया। अगर तुम इन आम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर बात मानने के लिए मजबूर नहीं करोगे, तो तुम उन पर मजबूती से राज कैसे कर पाओगे? शुई याओ की भौहें तन गईं, उसे लगा कि वांग हाओ की बात में बहुत दम है। आम लोगों की संख्या अमीर लोगों से 10 ट्रिलियन गुना ज़्यादा है। अगर आम लोग हर दूसरे दिन परेशानी खड़ी करते, तो अमीर लोग कितने भी ताकतवर क्यों न हो, एक दिन उनकी मौत ज़रूर होती। इसलिए अमीर लोगों ने कम उम्र से ही आम लोगों को बेवकूफ़ बनाना चुना। उनके दिमाग में बुरी बातें तब तक भरी जब तक वे गहराई तक नहीं बैठ गईं, और आखिर में ये बिना रीढ़ वाले लेकिन बात मानने वाले आम लोग बने। ठीक है, हम इन चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। बस मुझे बताओ कि मैं पहले 10 स्पेस जेम्स कैसे पा सकता हूँ? वांग हाओ ने बेसब्री से कहा। शुई याओ ने एक पल सोचा। हम जल्द ही डार्क एल्फ रेस के खिलाफ जवाबी हमले की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसका मकसद युद्ध के बाद की रिकवरी का समय है। अगर सब ठीक रहा तो इसमें लगभग 1 महीना लगेगा। तो अगर मैं ये पक्का कर सकूं कि एलियन रेस 1 महीने तक ठीक रहे, तो मुझे 10 स्पेस जेम्स मिल सकते हैं? वांग हाओ ने पूछा। शुई याओ कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, सुरक्षित रहने के लिए मुझे लगता है कि आपको एलियन जाति को 2 महीने तक रोकना होगा। लेकिन जैसे ही डार्क एल्फ जाति को पीछे हटाया जाएगा, हम तुरंत 10 मार्शल सेज भेजकर एलियन सेना को पूरी तरह खत्म कर देंगे। वांग हाओ के होंठ हल्के से मुड़े। अगर मैं कुछ गलत करता हूं, तो क्या वह भी मंजूर होगा? शुई याओ ने इस बारे में सोचा और सिर हिलाया। अभी हालात बहुत नाजुक हैं। अगर तुम ये पक्का कर सको कि एलियन जाति ठीक से पेश आए और कोई मुसीबत खड़ी न करे, जिससे हम अपने पीछे के हालात को संभाल सकें और डार्क एल्फ जाति से निपटने पर ध्यान दे सकें, तो मैं तुम्हें कुछ गलत काम करने की इजाज़त दूंगी।
अच्छा, बस यही सुनना था। वांग हाओ ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा और कॉल काट दिया। बॉस, क्या आपको भरोसा है? कियान वानयांग खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। चेन याओ ने कुछ चिंता से कहा, बॉस, आपने एलियन सेना के 50 मिलियन सैनिकों को मार डाला। अब एलियन जाति आपका शिकार कर रही है। वे आपकी बात क्यों सुनेंगे? वांग हाओ ने गर्व से अपना सिर ऊपर उठाया। जब तक मैं खुद एक्शन लेता हूं, ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं संभाल न सकूं। ये कहकर वांग हाओ ने उंगलियां चटकाईं, कियान वानयांग और चेन याओ को अपने पीछे आने का इशारा किया। बॉर्डर की ओर शुई याओ के कमरे में शुई याओ ने जम्हाई ली, वह बहुत नींद में लग रही थी। वह बदमाश वांग हाओ आखिरकार कुछ करने जा रहा है। उम्मीद है कि इस बार वह ज्यादा हंगामा नहीं करेगा। शुई याओ ने अपनी नींद भरी आंखों को मला और मुलायम तकिए पर लेट गई। डिंग डिंग, लेकिन जैसे ही शुई याओ लेटी, उसका स्मार्ट ब्रेसलेट फिर से बजने लगा। कौन है? क्या तुम्हें नहीं पता कि एक खूबसूरत लड़की को अपनी ब्यूटी स्लीप चाहिए? शुई याओ ने उठते हुए बड़बड़ाया। अगर कोई गैर जरूरी इंसान होता तो वह उस कमीने को जरूर मार डालती और उसे एक खूबसूरत लड़की की नींद खराब करने का नतीजा बताती। लेकिन जब शुई याओ ने उसे खोला तो उसकी सारी नींद गायब हो गई। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में कवच पहने एक महिला दिखाई दी। उसका वीर और बहादुर अंदाज एक शानदार महिला जनरल जैसा था। मु याओ, तुम्हें मुझसे बात करने का समय कैसे मिला? शुई याओ ने जम्हाई लेते हुए पूछा। तुम अब भी वैसी ही हो, तुम्हें सोना बहुत पसंद है। मु याओ मुस्कुराए। पैलेस मास्टर की साधना पूरी तरह से पक्की हो गई है और वह पहले ही निकल चुकी हैं। वह ज्यादा से ज्यादा 1 साल में मिल्की वे गैलेक्सी में पहुंच जाएंगी। पैलेस मास्टर खुद आईं। शुई याओ हैरान रह गई। मु याओ ने सिर हिलाया। पैलेस मास्टर ने यंग पैलेस मास्टर को ज्यादा लड़ाइयां लड़ने का निर्देश दिया, क्योंकि इससे भविष्य में जागृति में मदद मिलेगी। शुई याओ कड़वाहट से मुस्कुराए। मु याओ, मजाक मत करो। ये यंग पैलेस मास्टर स्वाभाविक रूप से चालाक और चालबाज है। जब वह अपनी उम्र के लोगों से मिलता है तो उन्हें धोखा देकर मार डालता है। यहाँ तक कि लड़ाई में भी वह दुश्मनों को एक ही चाल में हरा देता है। और जब वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसकी कल्टीवेशन ज्यादा होती है तो वह तुरंत उनके प्रभाव का फायदा उठाना शुरू कर देता है, कनेक्शन बनाता है, फिर उन्हें धमकाता है और फायदे के लिए लुभाता है। उसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ने के लिए मनाना नामुमकिन है, पूरी ताकत से लड़ने की तो बात ही छोड़ दो। मु याओ हैरान रह गई और पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम यंग पैलेस मास्टर के बारे में बात कर रही हो? शुई याओ ने सिर हिलाया। हाँ, ये यंग पैलेस मास्टर वांग हाओ ही है। मु याओ हैरान होकर बुदबुदाई, पैलेस मास्टर बहुत नेक हैं और वांग तियानई का चरित्र भी बहुत सीधा है। उनसे पैदा हुआ बच्चा चालाक और धोखेबाज नहीं होना चाहिए। क्या कोई जीन म्यूटेशन हुआ? मुझे म्यूटेशन के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मुझे सोना है। शुई याओ ने अंगड़ाई ली, कॉल खत्म किया और फिर सोने के लिए लेट गई। रॉस स्टार एलियन बेस कैंप। यंग मार्शल की आर्मी का नंबर 1 बैटलशिप धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा। वूश वूश। जब नंबर 1 बैटलशिप नीचे उतरा तो एलियंस के एक बड़े ग्रुप ने उसे जल्दी से घेर लिया। उसी समय उनके हाथों में मौजूद हथियार हैच की ओर थे और उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। थोड़ी ही देर में हैच खुला और वांग हाओ, कियान वानयांग और चेन याओ के साथ बाहर आया। ओह, स्वागत समारोह सच में बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी चिड़ियाघर में आ गया हूँ। वांग हाओ ने चारों ओर देखा और 8 हाथों वाले बंदर, मछली जैसे चेहरे वाले राक्षस और ऑक्टोपस जैसे सिर वाले लोग देखे। खैर, वहां हर तरह के अजीब दिखने वाले लोग थे। नहीं, जीव थे। मौत को दावत दे रहे हो। एलियंस गुस्से में थे। इस कमीने ने न सिर्फ उनके 50 मिलियन साथियों को खत्म कर दिया था, बल्कि वह यहाँ उनका मजाक उड़ाने के मूड में भी था। तभी एक गुस्से वाली दहाड़ सुनाई दी, हमारे राजा को छूने की हिम्मत कौन करता है? अगले ही सेकंड न्यूक्यूई मिनोटॉस के एक बड़े ग्रुप को लेकर भीड़ को हटाते हुए वांग हाओ के पास आया और उसे प्रोटेक्ट किया। एलियंस ने गुस्से से कहा, न्यूक्यूई, तुम पागल हो गए हो क्या? यह इंसान तुम्हारा राजा कैसे हो सकता है? सही कहा, यह साफ साफ एक इंसान है। न्यूक्यूई, जल्दी से रास्ते से हट जाओ, वरना हमें तुम्हें भी मारने के लिए दोष मत देना। इस इंसान ने मेरे भाई को मारा, आज मुझे अपने भाई का बदला लेने के लिए इसे मारना ही होगा। मेरा छोटा भाई असल में ठीक हो रहा था, लेकिन किसे पता था कि यह शैतान सेना लेकर आएगा और फिर से हमला करेगा। न्यूक्यूई, जल्दी से रास्ते से हट जाओ। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि मिनोटॉज ने 2 लड़ाइयां जीती हैं वे घमंडी हो सकते हैं। सही कहा, जल्दी से रास्ते से हट जाओ, वरना हम तुम्हें भी मार देंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैसे ही दोनों पक्ष कुछ करने वाले थे, एक गहरी आवाज आई, रुको। आवाज सुनकर सबने सिर घुमाकर देखा तो उन्हें एक ऐसा जीव दिखा जिसका ऊपरी शरीर इंसान का और निचला शरीर घोड़े का था। खासकर उसकी एक आंख, जो काले रंग की रोशनी से घिरी हुई थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मौत की खाई में गिर रहे हों।
केयान वानयांग ने फुसफुसा कर कहा, बॉस, ये सेंटोर कबीले का मार्शल सेंट कैलुन है। वांग हाओ ने सिर हिलाया और हाथ हिलाकर नमस्ते किया। नमस्ते लॉर्ड कैलुन। कैलुन ने वांग हाओ को नज़रअंदाज किया और सीधे उसके पास आकर बेपरवाही से बोला, मैंने सुना है कि तुम असल में एक मिनोटोर थे, लेकिन बाद में इंसानों ने तुम्हें पकड़ लिया और एक जिगोलो बना दिया, और बिजनेस की ज़रूरतों के लिए तुम्हें इंसान बनने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी करवानी पड़ी। उसके बाद तुम्हें इंसानों ने फिर से पकड़ लिया और फिर तुमने एक चाल चली, अपने सीन काटकर ह्यूमन मार्शल के बेटे का रूप धारण कर लिया। केयान वानयांग और चेन याओ दोनों छोटे भाई हैरान रह गए और उनके दिल में एक बड़ा सा यह क्या बकवास है सवाल उठा। वांग हाओ ने ऐसी अजीब कहानी कैसे सोची? उसकी कल्पना तो बहुत ही ज्यादा है ना? हालांकि कहानी सुनने में अजीब लगती है, लेकिन ध्यान से देखने पर सब कुछ सही और बिना किसी कमी के लगता है। वांग हाओ ने आह भरी, पिछली बातें याद करना बहुत दर्दनाक है, उन्हें क्यों याद दिला रहे हो? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, मिनोटोज ने अपने हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाए, बेल दानव राजा हीरो, बेल दानव राजा हीरो, बेल दानव राजा हीरो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आसपास के एलियंस हैरान थे, यह क्या हो रहा था? क्या ये हो सकता है कि ये दानव जैसा इंसान असल में इंसानों की तरफ भेजा गया एक एलियन जासूस था? लेकिन ध्यान से सोचने पर अंदर की जानकारी के बिना ये बेवकूफ़ मिनोटोज 10 जन्मों में भी ऐसी शानदार लड़ाई नहीं लड़ पाते, भले ही फॉक्स कबीला उन्हें रणनीति बताता, ऐसा रिकॉर्ड बनाना नामुमकिन होता। नहीं तो उनकी एलियन जाति को इंसानों ने एलियन स्टारफील्ड में नहीं भगाया होता, जहां वे मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अगर वांग हाओ सच में एक मिनोटोर था, तो उसने अपने 50 मिलियन साथियों को क्यों मारा? हालांकि आपकी कहानी अविश्वसनीय है, लेकिन सुरक्षा पक्का करने के लिए, जब तक मैं आपको मिनोटोर जाति की बर्सेर्क स्किल का इस्तेमाल करते हुए नहीं देख लेता, तब तक मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। कैयून के चेहरे पर एक काली रोशनी चमकी। उसे याद आया कि आज सुबह न्यू क्यूई उससे मिला था, उसने उसे वांग हाओ के बारे में बताया था और यह भी कहा था कि वांग हाओ रॉ स्टार पर आएगा। शुरू में उसे लगा कि मिनोटोस का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन किसे पता था कि न्यू क्यूई ने सच में अपनी छाती पीटकर गारंटी दी कि उनका राजा एक मिनोटोर है और वह गुस्से में बेकाबू भी हो सकता है। इसलिए जिज्ञासावश वह देखने आया। अगर वांग हाओ बाद में बेकाबू होने वाली स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाया, तो वह निश्चित रूप से वांग हाओ को खत्म करने के लिए एक डेथ रे फायर करेगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एलियंस की फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या ये बेकाबू होने वाली स्किल बेकार है? मैंने सुना है कि इंसान हमारी एलियन जाति की जन्मजात स्किल्स पर रिसर्च कर रहे हैं। क्या उन्होंने सच में इस पर रिसर्च कर लिया है? किसे पता, लेकिन अगर इंसानों ने सच में इस पर रिसर्च कर लिया है, तो हम और भी बदकिस्मत होंगे। बिल्कुल, पहले हमारे पास कुछ इस्तेमाल की वैल्यू थी, इसीलिए हम एलियन स्टारफील्ड में मुश्किल से जिंदा रह पाते थे, लेकिन अगर हमारे पास इस्तेमाल की वैल्यू भी नहीं रही, तो असली मुसीबत शुरू हो जाएगी। अगर इंसानों ने सच में इस पर रिसर्च कर लिया है, तो हमें कत्लेआम करना होगा और सभी इंसानों को मारना होगा। सही कहा, पहले हमला करो तो फायदा होगा, बाद में हमला करोगे तो नुकसान होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कैयून ने अपना हाथ नीचे किया और एलियंस की पूरी भीड़ तुरंत शांत हो गई। मैं कई स्टारफील्ड्स में गया हूं और हाईटेक स्किल्स देखी हैं, लेकिन कोई भी स्टारफील्ड हमारी एलियन जाति की जन्मजात स्किल्स पर रिसर्च नहीं कर पाया है, इसलिए सब लोग निश्चिंत रह सकते हैं। कैयून ने बेपरवाही से कहा। ये सुनकर मौजूद एलियंस ने राहत की सांस ली। जब तक उनकी जन्मजात स्किल्स कॉपी नहीं की जा सकती, तब तक सब ठीक था। हाँ, वांग हाओ ने जोर से चिल्लाया और उसका पूरा शरीर लाल रोशनी से चमक उठा, उसकी आभा तुरंत दोगुनी हो गई। भेड़िए के बच्चे की जन्मजात स्किल, बीस्ट ब्लड बॉइलिंग। कैयून वहीं जम गया, उसे भी उम्मीद नहीं थी कि वांग हाओ सच में बेकाबू होने वाली स्किल का इस्तेमाल करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वांग हाओ ने सच में ऐसी अजीब जिंदगी जी हो? लेकिन ये बहुत नकली है ना? अगर इसे टीवी सीरीज बनाया जाता, तो ये पक्का इमोशनल ड्रामा वाली प्राइम टाइम स्लॉट में आ सकती थी। लेकिन वांग हाओ ने जिस बर्सेर्क स्किल का इस्तेमाल किया, उससे उन्हें यकीन हो गया कि यह एक मिनोटोर है, और वह भी एक बेचारा मिनोटोर, जिसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई थी और उसके सीन काट दिए गए थे। उसी समय मौजूद एलियंस भी हैरानी से चिल्लाए, ये सच में बर्सेर्क स्किल है? तुम मजाक कर रहे हो? क्या वह सच में एक मिनोटोर है? लेकिन वह अनुभव बहुत अजीब है ना? ये बस दिखाता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, अजीब चीज़ों से भरी हुई। अगर वे अनुभव सच हैं, तो यह मिनोटोर काफ़ी दुखी है। बकवास, दर्दनाक और दुख भरे अनुभवों के बिना वह कैसे ज्ञानी बन सकता था और ह्यूमन मार्शल बन सकता था? लेकिन भले ही वह एक मिनोटोर हो, उसे हमारी सेना को रॉ स्टार में घुसकर हमारे 5 करोड़ साथियों को नहीं मारना चाहिए था। सही कहा, लॉर्ड कैलुन, इस मिनोटोर को मार डालो। उसे मारो, हमारे भाइयों का बदला लो। उसे मारो, हमारे भाइयों का बदला लो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैं मानता हूं कि तुम एक मिनोटोर हो।
कैलुन ने सहमति में सिर हिलाया, फिर ठंडे लहजे में कहा, लेकिन तुमने 50 मिलियन एलियन साथियों को मारा है, यह एक न बदलने वाली सच्चाई है। आज तुम्हें उनके लिए अपनी जान देनी होगी और उन्हें माफ़ी मांगने के लिए नरक जाना होगा। कियान वानयांग और चेन याओ इतने डर गए कि उन्हें पसीना आने लगा, लेकिन जब उन्होंने वान हाओ का शांत और स्थिर चेहरा देखा तो वे तुरंत समझ गए कि उनका बॉस अब अपना परफॉर्मेंस शुरू करने वाला है। मुझे मार डालोगे? वान हाओ अचानक गुस्सा हो गया, कैलोन की ओर इशारा करते हुए और कोसते हुए बोला, तुम हो क्या भला? ये तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ पंगा लेने नहीं आया और तुम सच में मुझे मारना चाहते हो। कियान वानयांग और चेन याओ हक्के बक्के रह गए। बड़े भाई, यह एक मार्शल सेंट है और एक ऐसा मार्शल सेंट जो तुम्हें मारना चाहता है। तुम्हारा बर्ताव सही नहीं है। क्या तुम्हें गलत स्क्रिप्ट मिल गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बूढ़े आदमी का अपमान करने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। कैलोन की आंखों में ठंडी चमक आए और उसके चारों ओर मौत का माहौल छा गया। हमारे राजा को छूने की हिम्मत कौन करता है? न्यू क्यूई और मिनोटॉस के एक ग्रुप ने वान हाओ को घेर लिया, उनके चेहरों पर निडर भाव थे। रास्ते से हट जाओ। वान हाओ ने न्यू क्यूई को एक तरफ धकेला, सीधे कैलोन को देखा और गुस्से से डांटा, क्या मैंने तुम्हें डांटकर गलत किया? एलियन रेस के उत्थान के लिए मैंने एक मिनोटॉर के रूप में अपना घमंड भी छोड़ दिया। लेकिन तुम्हें देखो, साफ तौर पर मार्शल सेंट की ताकत होने के बावजूद तुम मौत से इतना डरते हो कि आज़ादी से जीने के लिए दूसरी गैलेक्सी में भाग जाते हो, अपने एलियन रेस भाइयों की जिंदगी की परवाह किए बिना। कैलोन ने गुस्से से जवाब दिया, जवान आदमी, बकवास करना बंद करो। ये बूढ़ा आदमी कब मौत से डरा? क्या तुम्हें पता है कि इस बूढ़े आदमी ने एलियन रेस के लिए बाहर कितना कष्ट और अपमान सहा है? मुझे नहीं पता, वान हाओ ने ताना मारा। खांसी खांसी। वहां मौजूद एलियन रेस के सदस्य हैरान रह गए। धत तेरे की, ये बिना कुछ जाने भी एक मार्शल सेंट के सामने बकवास करने की हिम्मत करता है। ये सच में कमाल का है, जिसे देखकर हैरानी होती है। कैलोन इतना गुस्सा था कि बोल नहीं पाया। वान हाओ पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा, कैलोन की नाक की ओर इशारा करते हुए, और गुस्से से बोला, अगर इस बार तुमने दखल नहीं दिया होता तो मैं निश्चित रूप से एलियन रेस को एलियन रेस गैलेक्सी से बाहर निकाल पाता, जिससे वे बिना किसी डर के जी पाते। लेकिन तुम कायरों, तुम खुद को बड़ा समझने वाले मार्शल संतों की वजह से मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गईं और 5 मिलियन देशवासी शिकायतें लेकर मर गए। जैसे ही उसकी आवाज़ बंद हुई, पूरी जगह तुरंत शोर शराबे से गूंज उठी। इस बुल डेमन किंग का क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह हमें एलियन रेस गैलेक्सी से बाहर निकालने के लिए ह्यूमन रेस में एक अंडरकवर एजेंट था? ये कैसे मुमकिन है? सिर्फ उसके साथ उसे कम मत समझो। अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वह सच में बहुत ताकतवर है। हाँ, सही कहा, जरा मिनोटॉर कबीले के इक्विपमेंट देखो, वे दर्जनों ग्रेड बेहतर हो गए हैं। वे निश्चित रूप से एलियन रेस सेना में सबसे बेहतरीन हैं। सच में, कुछ ही दिनों में अपनी ताकत इतनी तेजी से बढ़ाने में कामयाब होना, ये दिखाता है कि यह बुल डेमन किंग कोई आम इंसान नहीं है। कैलोन एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसने पूछे बिना नहीं रह सका, तुम्हारा प्लान क्या है? मैंने असल में 5 मिलियन देशवासियों की जान की कीमत पर अपनी स्थिति मजबूत करने का प्लान बनाया था, फिर एलियन रेस को ह्यूमन रेस की मिलिट्री इंटेलिजेंस बताने का, ताकि एलियन रेस ह्यूमन रेस को हरा सके। उसके बाद मैं आगे बढ़कर ह्यूमन रेस के बड़े अधिकारियों को बड़े भले को प्राथमिकता देने के लिए मनाता, फिर इस घटना को शांत करने के लिए ग्रह सौंप देता। वान हाओ ने आह भरी, लेकिन तुम्हारे आने की वजह से हालात बेकाबू हो गए, जिससे ह्यूमन रेस के बड़े अधिकारी गुस्से में आ गए और तुम्हारे खात्मे का आदेश दे दिया। कैलोन ने ताना मारा, जवान आदमी, बकवास करना बंद करो। तुम ह्यूमन रेस के बड़े अधिकारियों को ग्रह सौंपने के लिए कैसे मना सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि इंसान बेवकूफ़ हैं? वान हाओ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, स्काईफायर कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर, मिलिट्री के 5वें मार्शल और अपोथेक्री गिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर मेरी पहचान, 4 बड़ी मुख्य यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट्स के सपोर्ट और अपनी मर्जी के खिलाफ एक इंसान मार्शल की पोती से शादी करने, साथ ही 5 मिलियन देशवासियों की जिंदगी से अपनी पोजीशन मजबूत करने के बाद, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है? क्या मेरे पास बोलने का ये हक है? जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, वहां मौजूद सभी एलियन रेस के सदस्य हैरान रह गए, उनका दिमाग बुरी तरह हिल गया। वे सोच भी नहीं सकते थे कि इस बुल डेमन किंग ने इतने सारे ऊंचे ओहदे वाले इंसानी अधिकारियों का सपोर्ट पाने के लिए क्या क्या किया होगा। खासकर अपनी मर्जी के खिलाफ एक इंसानी औरत से शादी करना, ये बलिदान निस्संदेह बहुत बड़ा था। उसने सच में अपने शरीर और अपने प्यार का बलिदान दिया, वह सच में एक महान आदमी था। कई लोग वान हाओ को खाली आंखों से देखता रहा, जवाब सुनकर उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। अब उसे पक्का शक हो रहा था, क्या ये सच में एक मिनोटॉर है? क्योंकि अगर मिनोटॉर समझदार भी हो जाते तो भी वे इतने शानदार नहीं होते, है ना?
लेकिन जब कैलोंग की नज़र उसके बगल में बैठे न्यू क्यूई पर पड़ी तो उसे लगा कि यह सच में एक मिनोटॉर है, क्योंकि इस बार वापस आने के बाद उसने देखा कि पूरा मिनोटॉर कबीला समझदार हो गया था और उनकी इंटेलिजेंस कम नहीं थी, इसलिए अब ऐसे जीनियस का सामने आना कोई अजीब बात नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग ने देखा कि मिनोटॉर कबीला कितना दुखी है, इसलिए उन्होंने न सिर्फ उन्हें ज्ञान दिया बल्कि मिनोटॉर कबीला को आगे बढ़ाने और एलियन जाति को दुख से बचाने के लिए ऐसे चमत्कारी जीव को भी भेजा। कैलोंग ने मन ही मन बुदबुदाया। ये सोचते हुए कैलोंग जितना सोचता उसे उतना ही लगता कि यह मुमकिन है। किसी को ये जानना चाहिए कि अपने लेवल पर वे यूनिवर्स में कुछ रहस्यों को महसूस करेंगे और स्वर्गीय दाव के चक्र पर विश्वास करने के लिए ज़्यादा तैयार होंगे। जैसे कभी ताकतवर पुरानी इंसानी जाति अपने खत्म होने के बाद अब फिर से उठ रही है, जो एक चक्र है। इसलिए उनकी एलियन जाति इंसानी जाति द्वारा हमेशा के लिए दबाई नहीं जाएगी, उनका उठना बस कुछ ही समय की बात थी। कैलोंग ने भौहें चढ़ाईं और कहा, भले ही आपकी हर बात सही हो, आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि इंसानी जाति हमें ग्रह सौंप देगी और बाद में संधि नहीं तोड़ेगी? मैं ग्रहों के सौंपने की गारंटी दे सकता हूं, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि इंसानी जाति ट्रीटी फाड़ देंगे। वान हाओ ने शांत भाव से कहा। खांसी। वहां मौजूद सभी लोगों का गला फिर से भर गया। क्या ये कमीना स्वर्ग से भेजा गया कॉमेडियन है? अगर वह खुद भी इसकी गारंटी नहीं दे सकता तो उन्हें कैसे यकीन दिलाएगा? यंग मैन, क्या तुम इस बूढ़े आदमी के साथ गेम खेल रहे हो? कैलोंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। तुम्हारे साथ कौन गेम खेल रहा है? वान हाओ ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम सबसे पूछो, क्या वे ह्यूमन रेस की तरफ वाले प्लैनेट पर रहना पसंद करेंगे या वे एलियन रेस गैलेक्सी में रहना पसंद करेंगे? जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई तुरंत बड़बड़ाहट शुरू हो गई। बेशक मैं ह्यूमन रेस की तरफ रहना पसंद करूंगा। क्या तुम बेवकूफ़ हो? ह्यूमन रेस की तरफ रहना बहुत खतरनाक हो सकता है। क्या होगा अगर यह खतरनाक हो? कम से कम ह्यूमन रेस के लायक खतरे तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या आप एलियन रेस गैलेक्सी में खतरे देख सकते हैं? हाँ, सही है, एलियन रेस गैलेक्सी में हर साल सैकड़ों ग्रह गायब हो जाते हैं और अरबों लोग मर जाते हैं। मैं वहाँ नहीं रहना चाहता। इसके अलावा ह्यूमन रेस के ग्रह रिसोर्स से भरपूर हैं, लेकिन एलियन रेस गैलेक्सी के पास क्या है? असल में अगर हम इसके बारे में सोचें, अगर ह्यूमन रेस सच में हमें ग्रह दे दे तो हम शांति से रह सकते हैं। भले ही ह्यूमन रेस बाद में ट्रीटी तोड़ दे, जब तक हम समय पर एलियन रेस गैलेक्सी में वापस चले जाते हैं कोई खतरा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम बस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू हुआ था। यह एक अच्छी बात है। अगर ह्यूमन रेस ट्रीटी नहीं तोड़ती है तो हम हमेशा शांति से रह सकते हैं। तो ये बुल डेमन किंग सच में हमारे बारे में सोच रहा है। लेकिन इंसानी नस्ल में अपनी जगह पक्की करने के लिए 5 मिलियन हमवतन लोगों की जान का इस्तेमाल करना, क्या ये बहुत बेरहम नहीं है? यह उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। वान हाओ का चेहरा एक पवित्र रोशनी से चमक उठा। बड़ी भलाई के लिए अपने छोटे से रूप को कुर्बान कर रहा हूँ। एलियन नस्ल को बसने के लिए जगह मिले, इसके लिए मुझे बर्बादी या हमेशा की बदनामी की परवाह नहीं है, और न ही मुझे मिनोटॉर न होने की परवाह है। भले ही दुनिया मुझे बुरा भला कहे, मैं तुम्हारे लिए आगे का रास्ता रोशन करने के लिए खुद को जला लूंगा। कियान वानयांग और चेन याओ हैरान रह गए। उन्होंने आज सच में बहुत कुछ सीखा था, क्योंकि वान हाओ ने उन्हें पूरी तरह से दिखा दिया था कि इसका क्या मतलब है। जब तक कोई काफ़ी मोटी चमड़ी वाला और काफ़ी बेशर्म है, तब तक एक बदमाश को भी हीरो बनाया जा सकता है।